तो आज हम लोग क्लास में पढ़ने वाले हैं सीजीपीएससी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, वो है क्या है, आर्ट एंड कल्चर। क्योंकि सीजीपीएससी का एग्जाम है तो स्टेट बेस्ड होगा, स्टेट में जितने भी एस्पेक्ट्स है, जितने भी पहलू है, उन सभी को पूछा जाएगा। और बेसिक फोकस किस पे होगा? आर्ट एंड कल्चर पे। बिकॉज आपको काम किन के बीच करना है? आम लोगों के बीच काम करना है, तो आपको उनको समझना ज्यादा जरूरी है ना। क्योंकि अगर आप जिनके बीच में काम कर रहे हैं उनकी ना लैंग्वेज समझ पा रहे हैं, ना उनका रहन सहन, ना उनकी संस्कृति, ना उनका कल्चर, कुछ भी नहीं समझ पा रहे, तो एक प्रॉब्लम होगी, एक गैप बन जाएगा लोगों के बीच में जुड़ने से। ठीक है, तो इसीलिए आर्ट एंड कल्चर का पार्ट आपके सीजीपीएससी के सिलेबस में है, क्योंकि आप लोगों को अच्छे से समझ सके। ठीक है, लोगों को समझने के साथ साथ उनकी प्रॉब्लम्स को समझ सके कि उनकी बेसिक क्या प्रॉब्लम्स है, उनके कल्चर में ऐसा क्या है जो उनको चाहिए या उनको प्रिजर्व करना है। ठीक है, क्योंकि कल्चर जो है वो एक हर व्यक्ति का एक क्या होता है, पहलू होता है। ठीक है, उसके बिना अगर अब मान लीजिए आप एक समाज में रहते, एक सोसाइटी में रहते हैं, उसका अपना कल्चर है। ठीक है, संस्कृति क्या होती है, पहले तो ये बात कर लेते, क्या होती है कल्चर? जीवन जीने का तरीका। और हाँ, ये सब तो लिखा है यहाँ पर। और कुछ बताइए, आपको क्या लगता है कि क्या है संस्कृति, क्या है कल्चर? अच्छा, कल्चर नहीं होने से क्या होगा लोगों के बीच, बताइए। अगर संस्कृति ना हो, कल्चर ना हो, तो क्या हो? हाँ, ठीक है। देखिए, हर व्यक्ति का एक इंडिविजुअलिटी होता है। ठीक है, एक व्यक्तिगत उसका पहलू होता है, तो संस्कृति वही एक व्यक्तिगत पहलू की आजादी देती है। ठीक है, कि आप एक रीजन में हैं, एक क्षेत्र में रहते हैं, वहां पर आप अपने तरीके से रह सकते हैं, आप अपनी व्यक्तिगत चॉइसेस को जी सकते हैं। ठीक है, आप अपनी निजी जिंदगी को जी सकते हैं, आपको जैसे रहन सहन, जो रीति रिवाज फॉलो करना है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, एक फ्रीडम मिलती है, हम अपने तरीके से जी लें। अगर आपको कोई रोज रोज टोकने लगे कि ये मत करो, वो मत करो, तो ये जीने का सही तरीका नहीं है ना। बात समझ में आ रही है क्या बोलना चाह रही हूं मैं? बताइए क्या बोला मैंने? फ्रीडम है। ठीक है, अपनी तरीके से जीने का फ्रीडम है ना। आप जैसे चाहे वैसे जी सकते हैं, है ना। और अपनी संस्कृति को, अपने जो रहन सहन है, जो रीति रिवाज है, जो खान पान है, उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, नॉन वेजिटेरियन नॉन वेज खाते, ये उनकी चॉइस है, वेजिटेरियन वेज खाते हैं, उनकी चॉइस है। बट हम किसी को ब्लेम नहीं करते कि भाई आप ये क्यों खा रहे हो, या ये आप ये क्यों नहीं खा रहे हो, है ना, ये उनकी फ्रीडम। तो एक ऐसे ही चॉइसेस के फ्रीडम से हमारा कल्चर बनता है। बात समझ में आ रही है? हाँ, ठीक है, व्यवस्था है और विविधता भी है, डाइवर्सिटी भी इसी कारण है कि लोग अपने तरीके से जी सकते हैं, है ना। आप जैसे छत्तीसगढ़ में ही अलग अलग पार्ट में जाएंगे तो थोड़ी थोड़ी डाइवर्सिटी आपको मिलेगी, क्योंकि बस्तर की डाइवर्सिटी जो है वो अंबिकापुर से अलग है, रायपुर की डाइवर्सिटी जो है वो दूसरे जगह से अलग है ना। तो ये थोड़ी थोड़ी डाइवर्सिटी है, और ये क्यों आती है? क्योंकि क्षेत्रीय विविधता भी। ठीक है, लोग वहाँ पे जो भौगोलिक है, जो ज्योग्राफिक लोकेशन है वहाँ की, वो भी चेंज हो रही है, लोगों का रहन सहन, खान पान सब चेंज हो जाता है थोड़ी थोड़ी जगह में। ठीक है, तो इसीलिए संस्कृति भी हमको अलग अलग देखने को मिलती है। आप छत्तीसगढ़ की संस्कृति और महाराष्ट्र की संस्कृति में डिफरेंस मिलेगा आपको, है ना। बात समझ में आ रही है? अभी तक क्या कहा मैंने? ऐसा तो नहीं कि सब ऊपर से निकल जा रहा है, नहीं। ठीक है, दूसरी क्लास के बाद थोड़ा सा, मतलब पहली क्लास होती है तो दूसरी क्लास में वैसे ही थक जाते हैं, है ना। क्यों? पहली क्लास में बहुत ज्यादा पढ़ लिया, नहीं? क्यों थक गए? नहीं थके ना, है बहुत अभी दम, है ना। ठीक है, तो मेरा यही कहना का मतलब है बस कि जब भी आप संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे आपको इंटरेस्ट आएगा। क्यों? क्योंकि हर जगह कुछ कुछ चेंज होता है, आपको अलग अलग लोग, अलग अलग पहनावे के लोग अच्छे लगेंगे। अभी अफ्रीका से कुछ डांसर्स आए, मान लीजिए रीजनल डांसर्स, या जो लोक क्षेत्र के कलाकार हैं वो आए, तो आपको अच्छा लगेगा ना उनको देख के। जगदलपुर में जब आदिवासी डांस होता है तो आपको देख के अच्छा लगता है कि भाई उनका कल्चर कितना अलग है हमसे, है ना। तो ये जो टॉपिक है ये अपने आप में ही इंटरेस्टिंग है, तो इसमें आपको रटने की जरूरत है नहीं, है ना। रटना नहीं है इसमें, आपको सिर्फ समझना है। ठीक है, तो और ये जो है, ये जो टॉपिक है, ये आपका प्री प्लस मेंस दोनों में आएगा।
ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आते हैं कि भाई ददरिया जो है, जो गीत है वो किस फॉर्म का है या क्या जो है वो डिपिक्ट करता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? या जो एक किसी विशेष प्रकार का गीत है वो कौन सी जनजाति के द्वारा गाया जाता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। आपको इसमें मेंस के पेपर में भी फायदा होगा, क्योंकि अगर आपको जब ऐसे लिखना होता है या जब आप कोई लॉन्ग आंसर्स के क्वेश्चन लिख रहे होते हैं तो आपको उसमें उसके बारे में, अगर आप कल्चर के बारे में जानेंगे तो बेटर वे से एक्सप्रेस कर पाएंगे अपने आप को। बात समझ में आ गई क्यों पढ़ रहे हैं अपन? ठीक है, अगर मान लीजिए आपको 2 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन मिले कि संस्कृति समझाइए, तो समझा सकते हैं? बताइए क्या लिखेंगे क्वेश्चन में, आंसर में? हाँ बताइए, एक एक करके बताइए। ठीक है, समझ में आई बात? लेकिन संस्कृति जो है ये अपने आप में एक अम्ब्रेला टर्म है। क्यों अम्ब्रेला टर्म है? इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है, जैसे रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, आभूषण। ठीक है, और हाँ उनके उनके धर्म के जो लोकल क्षेत्रीय जो धर्म है उनके, उनकी एजुकेशन। ठीक है, आपने युवा ग्रह के बारे में सुना होगा, घोटुल, घोटुल के बारे में सुना है? क्या होता है? नहीं सुना? ठीक है, तो सबसे पहले काम ये करना है कि सीजीपीएससी का सिलेबस निकाल करके जो भी आपकी कॉपी है, नोटबुक है, उसके पहले में आपको लिखना है। क्यों? क्योंकि अगर सिलेबस ही आपको पूरा पता नहीं होगा तो आपकी जो तैयारी है वो अलग अलग डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, और इतना वास्ट सिलेबस होने के कारण आपको क्या करना है, उसको डायरेक्शन एक ही रखनी है, अलग अलग डायरेक्शन में नहीं जा सकते, ना आपके पास टाइम है, ना आप अपना इतना एफर्ट वेस्ट कर सकते। तो सिलेबस को सबसे पहले क्या करना है, घोट के पी लेना है। ठीक है, सुबह शाम रात। ठीक है, सोने के बाद और उठने से पहले क्या करना है? सोने के बाद और उठने से पहले, उठने के बाद। वही मैं देख रही थी कि क्या सुन भी रहे आप लोग मेरी बात को, या सिर्फ सुन के हाँ 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 सब सिर हिला रहे, समझ भी रहे। ठीक है, तो सोने से पहले और उठने के बाद क्या करना है? सिलेबस देखना है। ठीक है, बिना सिलेबस के आपकी तैयारी हर जगह भागेगी और वो हम नहीं चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि इतना कंपटीशन है और इतने लोग आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सही दिशा में प्रयास करने की जरूरत है। क्या जरूरत है? ठीक है, एफर्ट तो करना है, एफर्ट तो सब लोग कर रहे हैं, बट जिसका डायरेक्शन सही होगा वही आगे निकल पाएगा। बात समझ में आई? तो सिलेबस को सबसे पहले क्या करना है, घोट के पी लेना है। ठीक है, ताकि आपको कोई नींद में भी उठा के पूछे कि भाई सिलेबस के इस पेपर में कौन सा क्वेश्चन, मतलब क्या टॉपिक है, तो आप बता सकते। बात समझ में आई? तो सबसे पहले जाके क्या करेंगे, सिलेबस को हाँ घोट करके पी लेना है। ठीक है, और दूसरी बात क्या कह रही थी मैं, हाँ अभी हम लोग बात कर रहे थे संस्कृति। तो क्लास में आवाज आ रही है ऑनलाइन सबको? जी मैम आ रही है। आ रही है, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे संस्कृति की। संस्कृति अपने आप में एक अम्ब्रेला टर्म है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है, लोगों का रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, ठीक है, उनकी रीति रिवाज, उनका धर्म, ठीक है, ये सारी चीजें उसके अंतर्गत आती है। तो उसका ही एक पहलू है लोकगीत, फोक सॉन्ग्स। ठीक है, तो लोकगीत क्या होता है भाई? कौन से लोगों के बीच? लोगों के बीच में तो बॉलीवुड बॉलीवुड भी प्रचलित है, हॉलीवुड सॉन्ग्स भी प्रचलित है। तो लोकगीत मतलब क्या, फोक सॉन्ग्स मतलब? देखिए, तो आपका जो क्वेश्चन है, आपका जो आंसर है समाज द्वारा अपनाए गए, तो कौन से समाज के द्वारा? क्योंकि एक समाज के जो भाषा है, मान लीजिए अगर कश्मीरी लोकगीत में गा रही हूँ तो छत्तीसगढ़ी किसी को समझ में आएगा क्या? किसी छत्तीसगढ़ी इंसान को कश्मीर का लोकगीत समझ में आएगा? नहीं। अभी वो पिक्चर के कारण चल गया है, कौन सी पिक्चर है वो, एक पिक्चर आई ना अभी, एनिमल, देखिए उसमें एक सॉन्ग है। नहीं, आप लोग पिक्चर नहीं देखते? देखते हैं, अच्छा ठीक है। तो मेरा कहने का बस मतलब ये है कि अगर मैं मराठी गीत किसी छत्तीसगढ़ी व्यक्ति को सुनाऊं तो क्या समझ में आएगा? तो ये आंसर तो नहीं होगा कि समाज में अपनाए गए जो गीत है वो लोकगीत होते हैं। लोकगीत होते क्या, स्पेसिफिकली बताइए। रीजनल लैंग्वेज में जो सॉन्ग होता है।
आवाज आपकी थोड़ी कम है, 1 मिनट। हाँ Hello. हाँ बताइए। Songs in the regional and local language. हाँ यस एग्जैक्टली, जब भी किसी क्षेत्र विशेष में या स्पेसिफिक रीजन में कोई सॉन्ग प्रचलित होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, लोकगीत कहते हैं। एक क्षेत्र विशेष में, एक रीजन उसका हमने बांध दिया कि भाई ये छत्तीसगढ़ी सॉन्ग, ठीक है। किसी को कोई पता है? हाँ, सुआ गीत बहुत बढ़िया, और कर्मा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, पंडवानी बहुत बढ़िया, गौरी गौरा ये कौन सा है, किसका नाम है? हाँ वही मतलब, और बताइए। जस गीत, ठीक है। तो ये क्या गीत है? ये अगर मान लीजिए सुआ गीत किसी और राष्ट्र में मतलब किसी और रीजन में जाकर गाऊंगी, तो क्या वो उतना मतलब जानते हैं लोग? उसको नहीं जानते। लेकिन कुछ लोकगीत ऐसे हैं जो इंटरनेशनली फेमस है। कौन से? पंडवानी। किनके कारण? और बताइए, सुना है आप लोगों ने पंडवानी कभी? नहीं? सुनिएगा जाके, ठीक है। उसमें अभी हम लोग उसके डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा, क्या क्या देखा अभी तक हमने, कि संस्कृति क्या है। संस्कृति एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड है, जैसे कि वेशभूषा, रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, धर्म और सामाजिक जो बोलचाल है वो उसमें इंक्लूडेड। बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है। इन छत्तीसगढ़ द फोक लाइफ आर्ट दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी इज कॉल्ड फोक कल्चर, ठीक है। जो लोक जीवन है, जो लोक कला है, जो लोक जीवन है, जो सोसाइटी के द्वारा अपना लिया जाता है, उसे हम फोक कल्चर या लोक संस्कृति कहते हैं। बात समझ में आए? अगर देखिए, संस्कृति क्या है और लोक संस्कृति क्या है, इसका आंसर क्या होगा? लगभग सेम होगा। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है बात कि नहीं? कि ऊपर से चला गया? आ गया? सबको आया? ठीक है। It encompasses folk songs, folk dances, dramas, festivals, jewelry, and cuisine. The folk culture of the state is primarily influenced by nature. Folk songs and folk dances are key features of this culture. ठीक है। किसी भी संस्कृति को आप उसके डांसेस के द्वारा या उसके सॉन्ग्स के द्वारा अच्छी तरह से पहचानते हो। समझ में आई बात? ठीक है। आप लोग जानते हैं, देखिए पंडवानी होती है, तो पंडवानी जो है अब इंटरनेशनली रिनाउंड हो गई है ना। लोग उसको स्पेशली बुलवाते हैं, लोगों को, कलाकारों को, और उसको परफॉर्म करवाते हैं। तो ये इंटरनेशनली रिनाउंड हो गई है, जो कि एक स्पेसिफिक रीजन से स्टार्ट हुई। बात समझ में आई? एक स्पेसिफिक रीजन से, एक क्षेत्र विशेष से स्टार्ट होने वाली एक गीत जो कि आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? अच्छा, अब देखिए लोकगीत, आज हमारा टॉपिक है लोकगीत। ठीक है, तो लोकगीतों को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। कौन कौन सी? देखिए, हर टाइम पे अलग अलग गीत गाए जाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि शादी के टाइम पे अलग गीत गाए जाते हैं, जब जस गीत चलते तब अलग गीत गाए जाते हैं, है ना। शादी के गीतों को जस गीत में नहीं गाया जा सकता। वैसे ही अलग अलग टाइम पे अलग अलग गीतों को गाया जाता है, तो उसके हमने कैटेगरीज डिवाइड कर दी ताकि याद करने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहली बात आ गई कि भाई धर्म और पूजा के गीत, यानी कि रिलीजियस और प्रेयर के लिए जो गाए जाने वाले सॉन्ग्स है। ठीक है, भोजली हो गया, जवारा हो गया, माता सेवा हो गया, नागपंचमी का जो गीत है, गौरा गौरी, जस गीत, ये सारे गीत कौन से हैं? धर्म और प्रेयर्स के लिए गाए जाने वाले। ठीक है, फिर सीजन्स के आधार पर भी होते हैं, जैसे कोई एक सीजन का गाना याद हो तो बताइए। बॉलीवुड में बहुत चलते नहीं? फाग गीत सुना होगा आप लोगों ने, सावन में गाया जाने वाला गीत है ना। तो ये सारे सीजन्स के बेस पर है। फिर उत्सव संबंधी, यानी कि जब कोई फेस्टिविटी होती है, कोई त्योहार होता है, कोई उत्सव होता है, तब जो गीत गाया जाता है उसको अलग अलग कहते हैं। राउत नाचा के दोहे आपने सुने? एक आध कोई दोहा किसी को आता हो तो बताइए। कभी सुना है आप लोगों ने राउत नाचा? नहीं? तो अभी क्या करना है, घर जाके सारे यूट्यूब पे खोल करके
सारे गीत सुनने हैं, ठीक है, ताकि आपकी समझ बने, ठीक है। तो सुआ गीत तो सुना होगा सबने, है ना। उसमें स्पेशल शब्द क्या होते हैं? सुआ गीत में कुछ होता है ना, हाँ, ठीक है, ये उसकी पहचान है कि आपको कैसे पता चलेगा कि वो सुआ गीत है। उसमें शब्द होगा तरी हरी नाना, ठीक है। वैसे ही छेरछेरा गीत कब गाया जाता है? छेरछेरा मांगने जाते छेरछेरा हैं के तब। पर्व पर। हाँ, जब पूर्णिमा होती है, छेरछेरा पुन्नी, ठीक है, उसे कहते हैं, तब ये गाया जाता है, ठीक है। फिर संस्कार के संबंधी गीत, यानी कि हमारे जीवन में कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कार होते हैं, ठीक है। तो उन संस्कारों से संबंधित जब गीत होते हैं, जैसे विवाह गीत, सोहर गीत, पठौनी गीत, ये सारे गीत जो संस्कार है उनसे रिलेटेड होते हैं, ठीक है। वो बताएंगे, आगे पढ़ेंगे, सब एक एक डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। मनोरंजन गीत इंटरटेनमेंट के लिए गाया जाता है। कर्मा गीत, बास गीत, डंडा गीत, ददरिया गीत, ये सारे गीत इंटरटेनमेंट के लिए गाए जाते हैं। बात समझ में आई? जब इंसान टाइम पास करना होता है तब गाता है, इंटरटेनमेंट के लिए, ठीक है। रोपा लगाते समय अक्सर गीत गाए जाते हैं। रोपा लगाना क्या होता है? हाँ, हाँ, ठीक है। देखिए, छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान प्रदेश है, ठीक है। यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत प्रोडक्टिविटी होती है, ठीक है। तो आपको एग्रीकल्चरल एस्पेक्ट्स के बारे में भी आपको जानना चाहिए, ठीक है। ठीक है। रिलीजियस एंड प्रेयर सॉन्ग्स, भोजली गीत, जवारा गीत, माता सेवा गीत, नागपंचमी गीत, ठीक है, गौरा गौरी गीत, जस गीत, ये सारे किस पे बेस्ड है? रिलीजियसली बेस्ड है। फिर बेस्ड ऑन सीजन्स, बेस्ड ऑन फेस्टिवल्स, बेस्ड ऑन संस्कार और एंटरटेनमेंट सॉन्ग्स। बात समझ में आई? तो ये हमने क्या कर लिया? कैटेगरी डिवाइड कर ली। कैटेगरी डिवाइड करने से क्या फायदा? याद रखने में आसानी हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि भाई ये इस कैटेगरी का गीत है। अगर मान लीजिए कुछ भी नहीं याद आ रहा है, ब्लैंक हो गए, तो आपको इतना तो पता होगा कि भाई हाँ ये रिलीजियस है या इंटरटेनमेंट का है। बात समझ में आ रही है? तो ये उससे फायदा होगा आपको कैटेगरी से डिवाइड करने। बात समझ में आई? आगे बढ़े? अभी तक सब क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। आगे बढ़े? ठीक है। अब लोकगीतों में एक खास बात है कि इंस्ट्रूमेंट्स भी उनके अलग होते हैं, ठीक है। जैसे आप ऐसे से कर रहे थे ना अभी, कौन कर रहा था ऐसे से? तो वो किस लिए होता है? वो क्या चीज है? हाँ, क्या चीज? सितार नहीं बोलते हैं, बहुत एक तारा होता है और तंबूरा होता है, दो चीजें होती है, ठीक है, अलग अलग। तो सितार और वीणा की फोटोज देखिएगा घर जाके कैसे होते हैं, ठीक है। तो ऐसा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है ना। तो तंबूरा, खड़ताल और कंजरी, ठीक है, खंजरी होता है। खड़ताल कैसा होता है पता है आपको? हनुमान जी की फोटो देखी आपने, बजरंगबली की? वो ऐसे ऐसे करते, दो अलग अलग रहते हैं, उसमें छोटे छोटे मेटल के घंटी टाइप की लगी होती है, वो ऐसे बजाते हैं तो आवाज आती है ना। देखिए सबने हनुमान जी की फोटो ऐसे बजाते हुए, तो वो होता है खड़ताल, ठीक है। तंबूरा देखा है आप लोगों ने कैसे होता है? वीणा और सितार बहुत डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। वीणा बहुत बड़ा होता है, सितार भी बहुत बड़ा होता है, उसको आप एक हाथ से नहीं उठा सकते, ठीक है। तो फोटोज देखिएगा, तो ये होता है स्पेशली यूज पंडवानी में, ठीक है। मांदर और झांझ ये होता है पंथी गीत में, ठीक है। टिमकी और ढोलक होता है चंदैनी गायन में। इकतारा और सारंगी का यूज होता है भरथरी में। और गढ़वा बाजा का यूज होता है राउत नाच में। गढ़वा बाजा पता है आप लोग को क्या होता है? गढ़वा बाजा आप लोगों ने शादी के समय जब चुलमाटी लेकर जाते हैं तो देखा है ना? नहीं, गढ़वा बाजा मतलब ठीक है, आगे बात करेंगे उस बारे में, ठीक है। तो जब राउत नाचा पढ़ेंगे तब बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो ये सारी चीजें इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और आप लोगों का आज का काम है कि आज सारे इंस्ट्रूमेंट्स देखेंगे, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक भी चीज ऐसी नहीं है कि जिसको आप मन किया तो स्किप कर दो। क्या होता है, जो स्किप कर दो वही पूछा जाता है एग्जाम में, तो रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है।
ठीक है, वही चीज है। तंबूरा, खरताल और खंजरी जो है वो पंडवानी में यूज होती है। मांदर और छान जो है पंथी में। टिमकी और ढोलक जो है वो चंदैनी गीत में। एकतारा सारंगी भरथरी में। और गढ़वा बाजा राउत नाचा। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे पंडवानी के बारे में। ठीक है, तो पंडवानी के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, बताइए बताइए। हाँ, सुना है आप लोगों ने? सुनिएगा जाके, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए, क्योंकि बहुत आवाज उस समय जब रिकॉर्डिंग होती थी तो बहुत अच्छी आवाज नहीं आती थी, तो कैप्शंस ऑन कर लीजिएगा। अब तो आजकल अच्छी रिकॉर्डिंग वाले पंडवानी भी मिल जाएंगे, तो सुनिएगा, ठीक है। उसमें क्या बताते हैं, तो अब ये इसमें पढ़ने में क्या है भाई, लोकगीत है पंडवानी, बस खत्म करो। क्यों? क्योंकि अभी हम इसके बारे में डिटेल इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये उसका एक मेन एस्पेक्ट है। एक लोक कल्चर का या फोक आर्ट का एक मेन एस्पेक्ट है लोकगीत, ठीक है। तो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। जिस राज्य के परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं उसके बारे में पूरी तरीके से आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो पंडवानी और लोकगीत बस इतना करने से आपका काम नहीं बनेगा, थोड़ा डीप नॉलेज और रखने में कोई बुराई नहीं, ठीक है। तो पंडवानी जो है वो उसमें क्या बताया जाता है, पंडवानी जब गाई जाती है तो महाभारत आपने पता है किसके किसके बीच हुई थी? पक्का? कितने कितने थे लोग? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। तो जब भी आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हैं ना, तो माइथोलॉजी में इंटरेस्ट अपने आप से आ जाता है, और आना भी चाहिए, कि आपको पता होना चाहिए कि भाई आप किस बैकग्राउंड से निकले हुए हैं, ठीक है। तो महाभारत कथा का छत्तीसगढ़ी वर्जन है पंडवानी। प्लेन बात समझ में आई? ठीक है, बात समझ में आ गई? तो किसका वर्जन है छत्तीसगढ़ी वर्जन? महाभारत का, ठीक है। तो इसमें देखिए महाभारत में हीरो कौन है, आप बता सकते हैं? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण हीरो है, ठीक है, पक्का? और कोई हीरो नहीं है? कर्ण, अर्जुन, अर्जुन के ऊपर था। कौन है हीरो? कि द्रौपदी? नहीं, कौन है हीरो? श्री कृष्ण कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये उन्हीं के लाइफ के इर्द गिर्द है, ठीक है। भगवत गीता और महाभारत में अंतर होता है, पता है आपको? क्या है डिफरेंस? मैम, भगवत गीता महाभारत का एक पार्ट है। अच्छा, बिल्कुल सही बात है कि भगवत गीता जो है महाभारत का एक पार्ट है। उसमें एक टाइम पे कृष्ण ने कुछ बातें कही जिसको भगवत गीता के रूप में कंपाइल किया गया। बात समझ में आ गई? ठीक है, डिफरेंस क्लियर हुआ महाभारत और भगवत गीता में। कृष्ण ने उपदेश दिए अर्जुन को, वही कंपाइल हुई एज भगवत गीता, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो पंडवानी है, यहाँ पर महाभारत की कथा का छत्तीसगढ़ी वर्जन कहा जाता है। बट इसमें जो देखिए अलग अलग टाइम पे महाभारत में अलग अलग हीरोज हुए, बात समझिएगा, ठीक है। महाभारत के अलग अलग फेज में अलग अलग हीरोज हैं। कभी कर्ण हीरो बन जाते हैं, कभी अर्जुन हीरो बनते हैं, कभी युधिष्ठिर बनते हैं, ठीक है। कोई मेन लीड में नहीं है, कभी कृष्ण हीरो बनते हैं। बात समझ में आ रही है? लेकिन पंडवानी जब हम बात करते हैं तो उसमें एक कांस्टेंट हीरो रहता है, वो है भीम, ठीक है। बात समझ में आ गई? मैंने क्यों कहा कि भाई अलग अलग टाइम पे अलग अलग हीरो महाभारत में? पढ़ी आप लोगों ने? थोड़ी बहुत सुना होगा, कहीं पर सुना है? नहीं सुना है? सुना है ना। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग व्यक्ति के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको ग्लोरीफाई किया गया, कि भाई युधिष्ठिर जो है वो क्या है? ज्ञानी व्यक्ति है। कर्ण जो है वो क्या है? दानी व्यक्ति है। बात समझ में आ रही है? तो ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग हीरोज होते हैं, बट पंडवानी में एक ही हीरो होता है कांस्टेंट, कौन? भीम। तो ये किसके किसके बीच का कन्वर्सेशन है? भीम और द्रौपदी के बीच का कन्वर्सेशन जो है वो पंडवानी में कहा जाता है। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसके रचयिता जो थे वो थे सबल सिंह चौहान, जो रतनपुर के थे। उन्होंने दोहा और चौपाई इसमें लिखी। बात समझ में आए? फिर गीत को रूप देने वाले गीतकार कह सकते हैं झाड़ू राम देवांगन जी है, ठीक है। इन्हें पंडवानी के पितामह कहा जाता है। पितामह मतलब बताइए?
भीष्म पितामह किसके भीष्म दादाजी थे पितामह। वो? ठीक है, एक्चुअली वो किसके दादाजी थे? हाँ ठीक है, बात समझ में आया? तो उनके ग्रेट ग्रैंडसन है कौन? कौरव और पांडव। ठीक है, तो पितामह जो है, पंडवानी के पितामह कौन है? झाड़ू राम देवांगन। ठीक है, किसी विशेष अवसर पर या कोई अनुष्ठान होता है तब आप पंडवानी के कलाकारों को बुला सकते हैं। इसके लिए कोई विशेष चीज करवाने की जरूरत नहीं होती। जैसे कोई गीत होता है जो किसी पर्टिकुलर टाइम पे गाया जाता है, इसके लिए ऐसी जरूरत नहीं है। बात समझ में आई? आगे बढ़े। ठीक है, अब ये गाया कैसे जाता है बताइए? एक व्यक्ति जो होता है वो गाना गाता है मेन स्टेज पे खड़े होके। ठीक है, तो एक जो होता है मुख्य गायक होता है, जैसे आपने तीजन बाई को देखा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद एक हुंकार भरने वाला होता है। हुंकार भरने वाला मतलब, हाँ, जैसे कि कहानी सुन रहे हो आप तो हाँ, है ना, पीछे पीछे हाँ बोल रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, हाँ जी, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। फिर वाद्य पर संगत करने वाले लोग होते हैं जो पीछे इंस्ट्रूमेंट्स पे मैनेज करते हैं। ठीक है, प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं तंबूरा और करताल। बात समझ में आ गई? इसमें कोई डाउट? तो बेसिकली क्या है पंडवानी बताइए? बेसिकली क्या है पंडवानी? महाभारत का एक दूसरा वर्जन। हाँ, एक छत्तीसगढ़ी वर्जन। ठीक है, रीजनल वर्जन ऑफ महाभारत कह सकते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ी वर्जन ऑफ महाभारत ये भी कह सकते हैं, जिसके मेन कैरेक्टर्स कौन कौन है? भीम और द्रौपदी। ठीक है, इसमें 3 लोग होते हैं, एक जो गाना गाते हैं, दूसरे पीछे जो हुकार भरते हैं, तीसरे मतलब तीसरा जो ग्रुप होता है वो इंस्ट्रूमेंट्स पे प्ले करते हैं। बात समझ में आ गई? आगे बढ़े, आप लोग नोट करेंगे? ठीक है, हो गया, कर लिए? ठीक, ठीक है, किनके किनके द्वारा बनाया गया वो याद रखिएगा। जैसे सबल सिंह चौहान है और झाड़ू राम देवांगन, ये इनके मुख्य रचयिता है। ठीक है, एक पितामह है, एक रचयिता है, तो इनके बारे में जानिएगा। ठीक है, अब इसमें 2 प्रकार की शैली प्रचलित है। शैली कौन? कोई शैली तो नहीं यहाँ पर? कोई नहीं है ना? तो शैली मतलब 2 कैटेगरीज, 2 टाइप्स कह सकते हैं। एक होती है वेदमती और दूसरी होती है कापालिक। ये 2 टाइप्स के नाम। ठीक है, तो जो वेदमती शैली होती है उसमें केवल गाने का कार्य होता है। ठीक है, उसपे एक आसन पर बैठकर, वीरासन पर बैठकर गाया जाता है। ठीक है, उसमें बहुत मूवमेंट्स नहीं होते। इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन है? झाड़ू राम देवांगन, रेवाराम साहू और पूनाराम निषाद, ऋतु वर्मा, ये सारे कौन है? वेदमती शैली के गायक हैं। कौन सी शैली के? वेदमती मतलब सिंपल बैठकर गाने वाली। ठीक है, कापालिक शैली, नाम से ही थोड़ा खतरनाक लग रहा है, कापालिक शैली। ठीक है, तो इसमें गाना, गायन और नृत्य दोनों होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? गाना भी होता है और मूवमेंट्स भी होती है। ठीक है, तो कपाल शास्त्रवाचक परंपरा पर आधारित होता है। ठीक है, कुछ नियम होते हैं, कुछ नियमबद्ध तरीके से इसे गाया जाता है। बात समझ में आई? कौन कौन सी 2 शैली हो गई? और कापालिक। ठीक है, तो इसके प्रमुख कलाकार हैं तीजन बाई, शांति बाई और उषा बाई, इसके प्रमुख गायक गायिकाएं हैं। ठीक है, कोई डाउट अभी तक? सब कुछ क्लियर हो गया? आगे बढ़े। कपाल शास्त्रवाचक परंपरा पर आधारित। देखिए, कभी भी कोई शास्त्रीय संगीत होता है, ठीक है, शास्त्रीय क्यों कहा जाता है उसे? क्योंकि उसको लिखा जाता है, उसके कुछ रूल्स बनाए जाते हैं, कुछ रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। ठीक है, तो वो शास्त्रवाचक परंपरा पर आधारित होता है। जो पहले जिन्होंने शुरुआत की उन्होंने कुछ नियम बनाए, उनके अनुसार उसको गाया जाता है। क्लियर? आगे बढ़े, कोई डाउट? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? पंडवानी के बारे में पढ़ा। ठीक है, कौन कौन सी 2 शैलियां होती है? वेदमती और कापालिक। कापालिक के सिंगर्स कौन कौन है? शांतिबाई। ठीक है, और वेदमती के
ठीक है, क्लियर हो गया? आगे बढ़े। क्वेश्चन नाम याद रखिएगा, ठीक है, लोगों के नाम पूछे जाते हैं, है ना। ठीक है, अब देखिए इस पे कुछ और बातें हैं कि प्रधान और देवार जाति के जो लोग हैं, ठीक है, उन्होंने पंडवानी लोक महाकाव्य को पूरे छत्तीसगढ़ में प्रचलित किया। कुछ जातियों के लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस कला को सीखा, अपनाया और पूरे राज्य में फेमस किया। ठीक है, कौन कौन से लोग हो गए? प्रधान और देवार जाति के। ठीक है, तो प्रधान जाति के कथावाचक या वाचिका के हाथ में किंकिनी होता है और देवार जाति के वाचक के हाथ में रुंझू होता है। ठीक है, ये एक तरह के इंस्ट्रूमेंट्स, छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे खड़ताल बताया ना, उसी के हिसाब से जैसे इनकी नाम है ना वैसे इसकी आवाज भी आती है। सुनिएगा, ठीक है। पहले क्या होता था कि प्रधान जो जाति के लोग होते थे वो अपने जजमानों के घर जाकर पंडवानी सुनाते थे। मतलब उनके जो जजमान, मतलब जो लोग बुलाते हैं करवाने के लिए, उनके घर जब उनको बुलाया जाता था तब वो जाकर गाना गाते थे। ठीक है, और ये जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। ठीक है, अच्छा, तीजन बाई को कौन कौन से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? और सभी सम्मानों से इनको सम्मानित किया गया है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने पंडवानी को ख्याति दिलाई। ठीक है, फेमस किया, इंटरनेशनली रिनाउंड बनाया है इन्होंने तीजन बाई ने। ठीक है, और भी हैं झाड़ू राम देवांगन, ऋतु वर्मा, इन्होंने भी पंडवानी के क्षेत्र में बहुत कार्य किया। ठीक है, जो पीछे बैठे कलाकार होते हैं वो कैसे बैठते हैं? अर्ध गोलाकार आकृति में बैठते हैं, हाफ सर्कल में बनाकर बैठते हैं और रोचक प्रश्नों के द्वारा कथा का प्रस्तुतिकरण करते हैं। जो गायक गायिका होती है उससे क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक है, अच्छा ऐसा हुआ तो ऐसा क्या हुआ, ऐसे पूछते हैं ताकि एक इंटरेक्टिव परफॉर्मेंस दिखे। बात समझ में आई? ठीक है, बात इतनी समझ में आई? इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, आगे बढ़े। तो पंडवानी के बारे में हमको जितना बेसिक जानना था उतना हमने जान लिया कि इसमें दो शैली होती है, वेदमती और कापालिक। ठीक है, इसके कुछ कौन कौन से सिंगर्स हैं जो वेदमती शैली गाते हैं? ऋतु वर्मा। ठीक है, और कापालिक शैली वाले? ठीक है, शांति बाई। ये लोग याद कर लीजिएगा, जितना क्लास के टाइम पे याद होता है ना उतना बाद में याद नहीं होता। ये मुझे मेरा एक्सपीरियंस है कि जब आप क्लास पे अगर किसी को सुन रहे हैं और वो जो चीज याद है वो हमेशा आप लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे, लेकिन अगर आप उसको बाद में पढ़ेंगे ना तो हो सकता है कि कभी भूल जाए या दिमाग ब्लैंक हो जाए। तो कोशिश करिए कि जितना आप क्लास में एंगेज करेंगे उतना आपको चीजें लंबे टाइम तक याद रहेगी। हाँ, बताइएगा आप मुझे। ठीक है, और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो पंडवानी के बारे में इतनी जानकारी काफी है। तो कल का क्या क्या काम है आप लोगों का? हाँ, छुट्टी नहीं मिल रही, खुश नहीं हुई है? ठीक है, घर जाने का मन हो रहा है? भूख लग रही है? मोमोज खाने? नहीं? ठीक है फिर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं पंथी गीत के बारे में। पंथी गीत के बारे में क्या जानते हैं बताइए जल्दी जल्दी। सबने किया होगा स्कूल में शायद, लड़कियों ने तो नहीं, लड़कों ने किया होगा। करते हैं पंथी गीत, किया आप लोगों ने? अच्छी बात। बताइए पंथी गीत के बारे में। ज्यादातर नहीं, उन्हीं की जो है सतनाम पंथ के द्वारा ही ये शुरू हुआ। कभी देखा पंथी गीत कैसे होता है? कैसे कैसे होता है बताइए, करके दिखाइएगा अगली बार फंक्शन में। ठीक है, तो पंथी गीत जो है
ये सतनाम पंथ के द्वारा सतनामी पंथ के द्वारा किया जाने वाला एक उनका फोक डांस भी है और सॉन्ग भी है। पंथी का डांस भी होता है और सॉन्ग भी होता है, ठीक है। पंडवानी का डांस भी होता है, कौन सी शैली में? कापालिक शैली, ठीक है। तो पंथी गीत जो है वो सतनामी पंथ के द्वारा किया जाने वाला ठीक है। अब इसमें क्या होता है, सतनामी समाज का जो पंथी गीत है, इसमें जो नर्तक होते हैं, जो डांसर्स होते हैं, वो कलाबाजियां करते हैं। स्टंट्स देखा है? कार्टविल करते देखा है किसी को? कार्टविल क्या होती है? जिम्नास्टिक्स देखा है? अभी ओलंपिक हो रहे थे तो नहीं देखा? जिम्नास्टिक्स नहीं समझ में आ रहा है? जिम्नास्टिक्स मतलब जिसमें लोग घूमते हैं, बार में लटकते हैं, है ना। एक पोल होता है, रस्सी नहीं होता उसमें, एक्चुअली पोल होता है, उसमें गोल गोल घूमते हैं लोग। नहीं देखा है जिम्नास्टिक्स? नहीं देखा है तो सर्च कीजिएगा कि क्या जिम्नास्टिक्स क्या होता है, ठीक है। उसका भी ओलंपिक में मेडल मिलता है ना जिम्नास्टिक्स का, तो छोटी मोटी बात तो नहीं हो सकती, है ना। तो देखिएगा, तो वैसे ही जैसे ही जिम्नास्टिक्स में जो लोग स्टंट्स करते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी नर्तक जो है कलाबाजी करते हैं, एक के ऊपर एक चढ़ते हैं, एक पिरामिड की आकृति बनाते हैं, ठीक है। कभी कार्टविल करते हैं, कार्टविल मतलब कार्टविल करते नहीं देखा किसी को आप लोगों ने? एक राउंड लगा लेना खड़े खड़े, समझ गए? अगर आप ऐसे खड़े हैं तो आप ऐसे झुकेंगे, फिर ऐसे घूम के फिर वापस आ जाएंगे। बात समझ में आई? इसको कहते हैं कार्टविल, ठीक है। तो जो पंथी गीत है, ये कौन से समुदाय के द्वारा गाया जाता है? सतनामी पंथ के द्वारा गाया जाता है, ठीक है। इसमें मांदर और झांझ आदि का प्रयोग होता है। मांदर क्या होता है? ऐसा क्या होता है? ऐसा ऐसा थोड़ी ना बताएंगे। अगर कोई इंटरव्यूअर पूछेगा आपसे तो आप ऐसा थोड़ी ना बताएंगे, बताइए। सबसे करीब का आंसर दीजिए, ठीक है। ढोलक की आकृति का, पर ढोलक से थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। ये करीब का आंसर है। ऐसा 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 आंसर आजकल देना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप लोग किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं? सीजीपीएससी की, ठीक है। तो ऐसा नहीं बोल सकते आप, ठीक है। अब इसके गीतकार यानी कि जो लिरिसिस्ट है वो है देवदास बंजारे। इसके जो बोल है, लेखक है, वो है देवदास बंजारे, ठीक है। पंथी नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ख्याति दिलाने का श्रेय जो है वो किनको जाता है? देवदास बंजारे जी को जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? इतना अच्छा पढ़ाती हूँ मैं। बाद में कल कोई पूछेगा तो फिर मैं बताऊंगी। नहीं पूछ सकते हो जी, मैं इतनी खतरनाक नहीं हूँ, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? पिरामिड की आकृति बनाते हैं, थोड़ा स्टंट वाला गीत होता है पंथी गीत। कौन से समुदाय के द्वारा? सतनामी समुदाय के द्वारा गाया जाता है। बस इतना जरूरी है। और देवदास बंजारे इनके गीतकार है। श्रेय दिलाने के इनको श्रेय जाता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फेमस करने का। इतनी बातें ध्यान रख लीजिए, ठीक है। और कोई क्वेश्चन इसमें? देखिए, पंथी जो नृत्य है वो किस पर होता है? पंथी गीत पर होता है। बिना गीत के नृत्य कैसे करेंगे? तो कॉमन सेंस की बात है कि दोनों गीत और नृत्य एक साथ ही होगा, ठीक है। पंथी नृत्य किस पर होगा? पंथी गीत पर होगा। तो दोनों चीजें आपकी प्रिपेयर हो गई, ठीक है। पंथी गीत इज अ यूनिक फोक सॉन्ग sung by the Sanatani Panthi community in the Chhattisgarh region. In the dance, performers execute intricate moves and form pyramids. कैसा पिरामिड? पता है पिरामिड किसको बोलते हैं? एक जब मटकी फोड़ होती है तो क्या बनाते हैं? पिरामिड बनाते हैं। वैसे ही कुछ यहाँ पर भी होता है। इसके इंस्ट्रूमेंट्स है मांदर और झांझ। इनके लिरिसिस्ट है देवदास बंजारे, ठीक है। द क्रेडिट ऑफ पॉपुलराइजिंग पंथी डांस ऑन द इंटरनेशनल स्टेज गोज टू द लेट देवदास बंजारे, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं ददरिया। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है लोकगीतों का राजा। क्यों? क्यों राजा किसी को क्यों कहते हैं? अच्छा, फलों का राजा क्या है? क्यों कहते हैं उसको? सबसे ज्यादा स्वादिष्ट होता है,
सबको आम स्वादिष्ट लगता है? नहीं लगता? आम नहीं पसंद? सबने ऐसे, बचपन से मैंने तो यही सुना है कि भाई ये फलों का राजा कौन है? आम है। तो क्यों बनाया गया वो उसको राजा? क्यों खूस दी थी उसने किसी को? बताइए, ब्राइब किया था क्या आम ने? नहीं, कुछ ऐसा क्वालिटी होगा उसके अंदर? नहीं, आप लोग, आपको नहीं लगता कि कोई क्वालिटी है? नहीं, ठीक है ना? तो लोकगीतों का राजा कहा गया है क्योंकि राजा किसको कहते हैं? राजा कौन होता है? हाँ, बहुत अच्छा आंसर है। जो राज करता है वो राजा होता है, ऐसा नहीं कहते हैं। ठीक है, राजा की क्वालिफिकेशंस होती है ना कि ऐसे किसी को भी उठा के राजा बना दिया जाए। तो ददरिया के गीत में लीडरशिप क्वालिटीज होंगी, ऐसा कह रहे हैं आप? ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसमें सारी क्वालिफिकेशंस होती है, बहुत ज्यादा नहीं बट थोड़ी थोड़ी सारी क्वालिफिकेशन होती है कि भाई उसके पास डिजास्टर मैनेजमेंट भी है, लीडरशिप भी है, इम्पैथेटिक भी है, सिंपैथेटिक भी है, तो वो एक सब समेशन होता है तो वो राजा बनता है। तो ऐसे ही कुछ ददरिया में है कि उसके पास थोड़ी थोड़ी सारी क्वालिटीज। बात समझ में आ गई? तो उसे लोकगीतों का राजा कहा जाता है। ठीक है, सिर्फ लीडरशिप क्वालिटीज के बेस पर ददरिया को राजा नहीं कहा जाता। ठीक है, तो इसमें भी दो रूप होते हैं, पठारी और कछारी। ठीक है, ये एक्चुअली जो है वो श्रम गीत है, मतलब जब लोग मेहनत करते हैं, जब काम करते हैं, तो अपने आप को इनकरेज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए इसे गाया जाता है। बात क्लियर हो गई? ठीक है, जब आप बोर होते हैं तो कभी म्यूजिक चला लेते हैं, तो म्यूजिक जो है आपके मूड को इम्पैक्ट करता है। सैड सॉन्ग चला लेंगे तो आंसू आने लगेंगे टप टप, है ना? और जोश वाला अगर म्यूजिक सुन लिया तो रूम साफ करने लग जाते हैं। होता है ना ऐसा? क्योंकि मेरे साथ तो होता है, जैसा सॉन्ग सुनती हूँ वैसा मेरा मूड हो जाता है। ठीक है, अगर भजन चला लिया तो फिर और तो पता नहीं कौन सी दूसरी दुनिया में चले जाते। होता है ना ऐसा? तो वैसे ही इसे श्रम गीत कहा जाता है क्योंकि इसे ज्यादातर लेबर के टाइम पे गाया जाता है, जब मेहनत करते हैं तब गाया जाता है, ताकि ये लोगों को मोटिवेट कर सके। ठीक है, पठारी और कछारी जो है दो इसके फॉर्म्स हैं। बात समझ में आई? ठीक है, इसकी जो शैली होती है वो सवाल जवाब की होती है, मतलब एक क्वेश्चन पूछता है और दूसरा आंसर करता है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? इसका रस जो होता है वो श्रृंगार रस होता है। कितने प्रकार के रस होते हैं? कौन कौन से? कौन कौन से रस होते हैं? आम रस, अनानास का रस, तरबूज का रस, हाँ हाँ, कल लिख कर आइएगा कौन से रस होते हैं। ठीक है, ये आपके मेंस के पेपर में भाषा है कि नहीं, है ना? तो छत्तीसगढ़ी व्याकरण में भी आएगा और हिंदी व्याकरण में भी आएगा। ठीक है, हिंदी का लैंग्वेज है आपको, है ना? तो ये ध्यान रखिएगा। श्रृंगार रस में क्या होता है बताइए? सुंदरता की बात करते हैं, श्रृंगार रस में सुंदरता की बात करते हैं। देखिए, श्रृंगार रस मतलब उस गाने को गीत को गाने का लहजा आपका कैसा है, आप पोलाइटली किसी को, मतलब आप आजकल की भाषा में कह रहे हैं किसी को पटा रहे। ठीक है, जब आपको कुछ चाहिए होता है अपनी मम्मी से तो आप कैसे बोलते हैं? प्लीज ना, दे दो ना, ऐसे बोलते हैं ना। वैसे ही इसमें भी श्रृंगार रस मतलब आप किसी से प्रेम से बात कर रहे हैं। ठीक है, किसी को अपने दिल की बात बता रहे हैं, धीरे से बोल रहे। ठीक है, तो ये श्रृंगार रस का गीत है। अब कब गाया जाता है? समय का फसल बोते समय। जब हम फसल बोते हैं तो बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, आप किसी किसान को देखिएगा कि वो दिन भर बहुत हार्ड वर्क करता है, तो उसको इंटरटेनमेंट चाहिए कि भाई अपने काम को वो मोटिवेशन से कर सके, पूरा कंप्लीट कर सके, क्योंकि एक ही काम करते करते टीडियस हो जाता है, वो बोरियत हो जाती है। इसीलिए करते समय फसल बोते समय युवक युवतियां अपने मन की बात को एक दूसरे के सामने रखते। ये बात समझ में आई? कोई डाउट इसमें?
किस लिए गाया जाता है? श्रम गीत क्यों कहा गया, पता चल गया। लेबर सॉन्ग क्यों है? ठीक है, क्योंकि जब मेहनत करते हैं तो मेहनत करने के साथ साथ अपने मन की बात भी सामने वाले तक कहते हैं, इसीलिए ये श्रृंगार रस का गीत है। बात समझ में आ गई? अब ददरिया को प्रेम गीत भी कहा जाता है। अब जब इतना पता चल गया कि भाई युवक युवती बात कर रहे हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं, श्रृंगार रस में है, तो ये क्या होगा? बेसिकली प्रेम गीत होगा। ठीक है, अब इसके जो गीतकार है वो है लक्ष्मण मस्तूरिया, दिलीप षडगी, केदार यादव, शेख हुसैन, ये लोग इनके गीतकार हैं। कौन सी जनजाति के द्वारा गाया जाता है? बैगा जनजाति के द्वारा गाया जाता है। ठीक है, ददरिया गीत के साथ साथ नृत्य भी किया जाता है। बात क्लियर हुई? अब जो है ददरिया को ऐसा मान लिया गया है कि भाई ये प्रेम प्रसंग का ही गीत है, यानी कि रोमांटिसाइजिंग कर रहे हैं। बात समझ में आई है ना? तो ददरिया की स्वीकृति छत्तीसगढ़ साहित्य में प्रेम काव्य के रूप में हो गई। इसमें दो दो पंक्ति के पद होते हैं, यानी कि दो लाइंस में मैं क्वेश्चन पूछूंगी, दो लाइंस में आप जवाब दोगे। ठीक है, तो ये युवक युवती के बीच बात होती है, मन की बात होती है, श्रृंगार रस में होती है, बैगा जनजाति के द्वारा गाया जाता है। इतनी बातें इसमें आपको देखनी है। ठीक है, और बेसिकली क्या है? प्रेम गीत, प्रणय गीत। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे बढ़े। इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं अभी तक? नहीं? ठीक है, पठारी और कछारी इसके दो फॉर्म्स होते हैं। इसे किंग ऑफ फोक सॉन्ग्स कहा जाता है। ठीक है, बेस्ड ऑन क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होता है। प्राइमरली श्रृंगार रस, इरोटिक सेंटिमेंट इसमें होता है। बात समझ में आ गई? ये अलग अलग रीजन कह सकते हैं आप। ठीक है, दो अलग अलग रीजन्स में गा सकते हैं। ठीक है, ददरिया इज रिगार्डेड एज लव सॉन्ग और अ रोमांटिक बैलेड। ठीक है, बात समझ में आ गई? लिरिसिस्ट है लक्ष्मण मस्तूरिया, दिलीप षडगी, केदार यादव, शेख हुसैन, ये लोग इसके लिरिसिस्ट है। ठीक है, बैगा ट्राइब जो है वो इस सॉन्ग को गाने के लिए फेमस है। नृत्य भी होता है इसमें, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होता है, दो लाइंस की बातचीत होती है। ठीक है, आगे बढ़े। ये सारे गीत अब जाके सुनेंगे। छत्तीसगढ़ी सबको समझ में आती है? आती है काफी कुछ? कोई बात करेगा तो समझ लेंगे। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ी समझना चालू कीजिए, क्योंकि क्या होता है कि जब आप लैंग्वेज पढ़ेंगे तो आपको इजी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आनी चाहिए, बोल ना पाए मतलब अगर ना बोल पाए तो ठीक है, कोई इशू नहीं है उसमें, बट समझ में आनी चाहिए कि क्या बात कर रहे हैं सामने वाले। ठीक है, तो उससे आपको क्या होगा कि जो लोगों का इमोशंस है, एक्सप्रेशंस आप समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है चंदैनी गायन। चंदैनी नाम सुना है कभी? बताइए। ये भी एक तरह का लव सॉन्ग है। ठीक है, लौरिक और चंदा दो लोग थे। ठीक है, उनके लव स्टोरी पे बेस्ड, इतना याद रखिए। चंदैनी जो गायन है वो लौरिक और चंदा की प्रेम कहानी पे या लव स्टोरी पे बेस्ड है। ठीक है, इसके जो कलाकार है वो है चिंता दास। ठीक है, इसे राउत जाति के द्वारा मुख्यतः गाया जाता है। कौन सी जाति के द्वारा? राउत जाति के द्वारा गाया जाता है। ठीक है, देखिए अब दो चीजें हैं, एक गाथामय और गीत। देखने में एक ही जैसे लग रहे हैं, हाँ? गाथामय और गीत में क्या डिफरेंस है? आज अच्छा क्या है पता है आपको? 14 सितंबर हिंदी दिवस। ठीक है, 59 मतलब क्या होता है? ठीक है, तो देखिएगा। अच्छा 69 मतलब पक्का? ठीक है, तो हिंदी हमारी भाषा है। ठीक है, बोलिए, एक्सप्रेस करिए, अच्छा अपना मजा है हिंदी बोलने और एक्सप्रेस करने में ना, अच्छा फील होता है। इंग्लिश आना चाहिए, जरूरी है वो भी, बट हिंदी में एक्सप्रेस करने में अपना मजा। बात समझ रहे हैं? ठीक है, जब आप हिंदी में एक्सप्रेस करने लगते हैं ना, तो मेरा तजुर्बा ये है कि आप अपने आप में एक बड़े व्यक्ति, मतलब ज्ञानी लगते हैं।
इंग्लिश तो हर कोई बोल रहा है टूटी फूटी, हिंदी मतलब इंग्लिश सब कोई बोल रहा है ना, बट हिंदी बोलने से ऐसा लगता है कि हाँ इसको कुछ और ही पता होगा, इस व्यक्ति को जो नॉर्मल लोगों को पता है उससे कुछ और पता होगा, ऐसा मुझे लगता है। मुझे कोई अगर हिंदी बोलता हुआ दिखता है तो मैं बहुत इंप्रेस हो जाती हूँ। ठीक है, तो गाथामयी यानी कि स्टोरी फॉर्म में, एक रिदमिक स्टोरी के फॉर्म में गाया जाता है गाथामयी, और गीत मतलब सॉन्ग के रूप में गाया जाता है। ठीक है, तो गाथामयी जो है वो लौरिक है और जो गीत है वो है चंदैनी। ठीक है, लोरिक और चंदा की कहानी है, प्रेम प्रसंग है। ठीक है, राउत जाति के लोग गाए जाते हैं, इसके प्रमुख इंस्ट्रूमेंट्स है टिमकी और ढोलक। ठीक है, ये लोग जो है प्रेमी युगल थे, कपल थे। ठीक है, कहाँ कहाँ के, जिसमें लौरिक जो था वो रीवा का निवासी था और चंदा जो है वो आरंग की निवासी थी। आरंग पता है कहाँ पर है? यही है। ठीक है ना, तो ये हो गया लौरिक चंदा, जिसे चंदैनी गायन कहा जाता है। इसके कलाकार कौन है? लिखा है चिंतादास। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़े, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चंदैनी गायन, दिस फॉर्म इज सिंगिंग बेस्ड ऑन द लव स्टोरी ऑफ लौरिक चंदा। इट इज अ ट्रेडिशनल नैरेटिव स्टाइल दैट एक्सप्लोर्स देयर रोमांटिक रिलेशनशिप। आर्टिस्ट चिंतादास, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है? टिमकी और ढोलक। ठीक है, ओरिजिनली परफॉर्म बाय राउत कम्युनिटी। ठीक है, गाथामयी शैली होती है एक नैरेटिव स्टाइल जिसमें आप स्टोरी की तरह सुनाते हो और गीत यानी कि सॉन्ग के जैसे गाते हो। ठीक है, तो लौरिक और चंदा के प्रेम की कहानी को चंदैनी गायन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ढोला मारू। इसका नाम तो सुना होगा, ढोला मारू की कहानी सुनी? नहीं? आप लोग लव स्टोरीज नहीं पढ़ते? बोलेंगे कि बुक्स पढ़ने से ही फुर्सत नहीं मिले मैम, है ना, कहाँ से लव स्टोरीज पढ़ेंगे? तो सुना भी नहीं कभी आप लोगों ने ढोला मारू के बारे में? है? ठीक है, तो ढोला मारू जो है ये एक्चुअली जो ओरिजिनली है ये कहाँ के लव कपल है? राजस्थान के कपल। ठीक है, ढोला मारू जो है ये राजस्थान की लोक कहानी है, लोक कला है, बट उसका छत्तीसगढ़ी फॉर्म भी यहाँ पर गाया जाता है। ठीक है, बेसिकली कहाँ के, ओरिजिनली कहाँ पर है? राजस्थान के कपल है, उनका लव स्टोरी को वहां भी गाया जाता है और यहाँ पर भी उसका छत्तीसगढ़ी वर्जन गाया जाता है। ठीक है, राजस्थान के नरवर के राजकुमार तथा पुंगल देश की राजकुमारी की प्रेम कहानी है। बात समझ में आई? तो राजस्थान की बेसिकली कहानी है बट ये उसका छत्तीसगढ़ी वर्जन है, क्षेत्रीय संस्करण। इसके कलाकार है सुरुजबाई खांडे और जगन्नाथ कुमार। ठीक है, आगे बढ़े। नहीं, मुझे भी नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि ये लव सॉन्ग है। ठीक है, हुआ होगा कोई स्ट्रगल तभी स्टोरी बन गई, बिना स्ट्रगल के स्टोरी नहीं बनती लव स्टोरी, है ना। आप लोगों को ज्यादा नॉलेज होगा इस बारे में, मैं तो शादीशुदा हो गई है। ठीक है, तो ऐसा ही होता है कि भाई जब स्ट्रगल होगी तभी स्टोरी होगा, बिना स्ट्रगल की कोई स्टोरी नहीं। आपको कलेक्टर बनना है, डिप्टी कलेक्टर बनना है, तो उसके लिए भी स्ट्रगल की स्टोरी होगी, तभी स्ट्रगल करेंगे तभी बन पाएंगे, नहीं तो शादी गायब हो जाएंगे। स्टोरी बनना है तो स्ट्रगल करना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो हर जगह स्ट्रगल जरूरी है। ये पता चल गया कहाँ का है, ये बेसिकली राजस्थान का है। ठीक है, और कौन कौन लोग हैं? सुरुजबाई खांडे और जगन्नाथ कुमार इनके प्रमुख परफॉर्मेंस। ठीक है, नेक्स्ट होता है भरथरी गीत। मजा आएगा अगर आप सॉन्ग सुनेंगे तो, अगर इंटरेस्ट होगा आप लोगों को कि सिर्फ बॉलीवुड सुनते हैं, हॉलीवुड सुनते हैं, बॉलीवुड सुनते हैं, क्या सुनते हैं? 90s, तो वो 90s में तो बॉलीवुड आता होगा और क्या आता, 90s के तो होंगे भी नहीं शायद आप लोग, सब 2000 के बाद वाले है ना, नहीं पहले वाले हैं। ठीक बात है, तो मतलब आप लोगों के टाइम 90s नहीं है, अब तो गायब हो गए वो सारे गाने, 90s हमारे समय में था, है ना। तो ये भरथरी गीत है, ये भरथरी जो गीत है ये भी एक कहानी है भरथरी और रानी पिंगला के बारे में। ये अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर मूड चेंज हो रहा है, वैराग्य यानी कि सेपरेशन के दर्द को बताया।
ठीक है, एक राजा और रानी के दर्द को बताया। यहाँ पे भी इनका स्ट्रगल कि भाई सेपरेट है, दोनों दोनों उदास है, तो उसी को एक सॉन्ग के फॉर्म में उन्होंने बताया। किसके? भर्तरी के नाम पर ही भर्तरी गीत पड़ा है। ठीक है, भर्तरी भरथरी भी कहते हैं इसे। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसकी गायिका है सुरुजबाई खांडे। ठीक है, इसमें वाद्य यंत्र होता है एकतारा और सारंगी। ठीक है, सबसे पहले जो भर्तरी है उसे खंजरी बजाकर गाया जाता था। ठीक है, और भर्तरी लोकगीत विधा के रूप में जानी जाती है, यानी कि एक, बताइए, मतलब एक ट्रेडिशनल फोक आर्ट के रूप में इसने अपनी पहचान बना ली है। ठीक है, तो यहाँ पर जो जो गायक होता है वो अपने आप को क्या कहता है? योगी। जैसे गालिब अपने हर शेर में अपने आप को गालिब गालिब कहता है कि गालिब कहता है, वैसे भर्तरी में योगी होता है। बात समझ में आ गई। गालिब का शेर पता है? एक आध शेर। कौन था गालिब? मर गया गालिब? नहीं है, अभी तो नहीं है फिलहाल। सुना है कोई शेर? नहीं सुना है। गालिब का नाम पता है? पक्का नहीं पता है? नहीं, तो ये बहुत पुराने, मेरे से भी बहुत पुराने, बहुत पुराने। ठीक है, तो जैसे गालिब हर शेर में अपने आप को गालिब गालिब कहता है, वैसे योगी जो है भर्तरी में अपने आप को योगी योगी कहता है। जो प्रेजेंटर है वो अपने आप को योगी कहता है। ठीक है, पर्टिकुलर नाम ना यूज करके अपने आप को योगी कहता है। बस बात समझ में आ गई इतनी? ठीक है, कोई डाउट इसमें? आगे बढ़े। ठीक है, कौन जो सिंगर है मेन? सुरुजबाई खांडे। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स क्या है? एकतारा और सारंगी। सारंगी देखा आप लोगों ने? नहीं? ठीक है, देखिए जब इस फील्ड में जा रहे हैं ना, जिस फील्ड में आप बन जाएंगे, तो आपको ऐसे इवेंट्स में जाना पड़ेगा जहां पर क्लासिकल सिंगिंग होती है, क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले किए जाते हैं। तो आपको नॉलेज रखनी चाहिए इसके बारे में, क्योंकि आगे जाके आप लेफ्ट आउट फील ना कर पाए। क्योंकि अक्सर देखेंगे जो ऐसे क्लासिकल कार्यक्रम होते हैं उसमें कौन होते हैं? ज्यादातर ऑफिसर्स क्लास के लोग होते हैं, है ना? देखा होगा आपने, फर्स्ट रो पे बैठे होते, ऐसे ऐसे सिर हिलाते रहते हैं, है ना? तो थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, बहुत नहीं। हो सकता है बहुत सारे लोगों को बोरिंग लगता हो, बट आपको अगर नॉलेज होगी तो आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करेंगे। ठीक है, और ये फील्ड ही अलग है। अगर आपने एक बार समझना शुरू कर दिया या सुनना शुरू कर दिया, फिर कोई रोकने वाला नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। तो भर्तरी समझ में आ गया। अच्छा, ददरिया और भर्तरी में क्या डिफरेंस है? ठीक है, तो इनका जो रस है वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन सा ददरिया क्या कहा आपने? श्रृंगार इसमें है। ठीक है, और ये वैराग्य का गीत है। भर्तरी जो है वो वैराग्य, यानी कि दो लोगों के जुदा होने की कहानी इसमें। ठीक है, आगे बढ़े। बास गीत। ठीक है, आधारित बास गीत में महाभारत के पात्र कर्ण, मोरध्वज व शीत बसंत का वर्णन होता है। ठीक है, महाभारत के एक पात्र है मोरध्वज, उनका इसमें वर्णन किया जाता है। ठीक है, यह दुख और करुणा का गीत है, मतलब करुण रस पर आधारित है। ठीक है, इसका जो गायन है वो छत्तीसगढ़ी में राउत जाति के द्वारा किया जाता है। इसमें भी वैसे ही रागी, गायक और वादक होते हैं। जैसे पंडवानी में होते हैं, वैसे इसमें भी तीन, एक रागी होता है, एक गायक होता है और एक वादक होता है। वादक यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करता है उनको वादक कहते हैं। ठीक है, इसमें जो कलाकार कौन कौन से है? केजो, ये दोनों को जोड़ लीजिए, अलग अलग हो गया। केजो राम यादव, ठीक है, बासिंग ग्राम से है। जो नकुल यादव खैरागढ़ से है। ठीक है, इसमें वाद्य यंत्र होता है बास या मोरली, मोराली। बांसुरी देखा है आपने? फ्लूट उसी प्रकार का होता है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम बास गीत। ठीक है, और किसके ऊपर बेस्ड है? मोरध्वज के ऊपर बेस्ड। कोई डाउट अभी तक? ऐसा नहीं है कि कल पूछेंगे तो डांट पड़ेगी, पूछ भी सकते कल, अगर आज याद नहीं आ रहा है तो। ठीक है, घर जाके इसको रिविजन कीजिए। सबसे अच्छा स्ट्रेटेजी यही होता है कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो
जो आज पढ़ा है क्लास में आपने उसको जाकर घर में रिवाइज कीजिए, 15 से 20 मिनट लगते हैं, उसके बाद वो चीज़ आप कभी नहीं भूलेंगे। बट क्या होता है कि आलस में हम छोड़ देते हैं कि कल पढ़ेंगे, थक गए, बहुत मेहनत कर ली, अब खाना खाएंगे और सो जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो क्या करना है, जाकर नहीं पढ़ना है, जाकर तो पढ़ ही नहीं सकते आप, 4 घंटे क्लास के बाद जाकर नहीं पढ़ सकते, थोड़ा ब्रेक लीजिए, पर सोने से पहले जरूर, सोने के बाद नहीं, सोने के पहले एक बार बुक खोलिए, एक नोटबुक खोलिए, जो जो आपने नोट किया है वो पढ़िए, जो क्वेश्चंस है उसको वहां पर लिखिए, दूसरे कलर की पेन से डाउट्स लिखिए वहां पर, फिर दूसरे दिन आकर डाउट्स क्लियर कीजिए, ठीक है। बेस्ट स्ट्रेटेजी है जिसके बाद आपको प्रीलिम्स या मेंस में बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्या होता है, हम लोग पढ़ते नहीं है, 2 महीने के बाद कोई बुक नोटबुक खोलेंगे पढ़ने के लिए तो अजीब लगेगा ही, नया नया लगेगा, अरे ये कब पढ़ा था, ये हुआ था क्लास में, नोट किया है ना। तो ऐसा होता है, इसीलिए अगर आप तुरंत का तुरंत रिवाइज करें तो भूलेंगे नहीं फिर लॉन्ग टाइम पे, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है। डिस्क्राइब दिस ट्रेडिशनल सॉन्ग दैट डिस्क्राइब्स कैरेक्टर्स फ्रॉम महाभारत, स्पेसिफिकली कर्ण और मोरध्वज, और शीत बसंत ऋतु का इसमें वर्णन होता है, ठीक है। ये करुण रस की गाथा है, यानी कि सेंटिमेंट ऑफ पिटी है, इसमें दुख है, दर्द है, ठीक है। जैसे अरिजीत के गानों में होता है वैसे इसमें भी दर्द है, ठीक है। अरिजीत के गाने सुनते होंगे, वो तो इसी एरा के है ना, राउत कम्युनिटी के द्वारा गाया जाता है, ठीक है। केजो राम यादव एक बासीन विलेज से है और नकुल यादव फ्रॉम खैरागढ़ से, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मोराली, ठीक है। ये सारे ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। आगे बढ़े, बोर हो गए, नींद आ रही है, भूख लगी है, कुछ तो हो रहा होगा, भूख लगी है, अरे ठीक है। नेक्स्ट है देवार गीत, ये घुमंतु जाति के द्वारा गाया जाता है, यानी कि जो नोमेड लोग होते हैं उनके द्वारा गाया जाता है। नोमेड कौन होते हैं, घुमंतु लोग कौन होते हैं, नोमेड्स एक जगह पे नहीं रहते, अलग अलग जगह जाते, खेती करते, वहां खाते, वहां पे फसल हो जाती है, खत्म हो जाती है, फिर उठाते अपना बोरिया बिस्तरा और दूसरी जगह चले जाते, ठीक है। ये घुमंतु जाति के द्वारा गाया जाता है, ठीक है। देवार गीत इतना याद रखिएगा, ठीक है। सोहर गीत सुना होगा, सुना है आप लोगों ने, छठी में गाया जाता है, जब कोई बच्चा होता है किसी के घर में, कोई है ना, कोई बेबी होता है, तब उस समय गाया जाने वाला गीत है सोहर गीत। लोरी गीत पता है कोई सा, कौन सा, अच्छा हाँ हाँ, वो कौन सी पिक्चर का गाना है, हाँ राउडी राठौर, है ना, मुझे याद रहता है, ऐसे ही नहीं, ठीक है। देवार गीत जो है वो नोमेडिक लोगों के द्वारा गाया जाता है, नोमेडिक देवार कम्युनिटी, देवार जाति है, देवार कम्युनिटी है, वो नोमेडिक है, ठीक है, तो उनके द्वारा गाया जाता है। सोहर गीत जब गाया जाता है जब घर में कोई बच्चा होता है तब गाया जाता है, छठी के समय, ठीक है। लोरी गीत बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाता है, ठीक है। आजकल मम्मी लोग क्या कहती है, क्या कहती है, अच्छा उस टाइम पे फेमस था ना, सो जा बेटा सो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा, है ना, मूवी थी ना, क्या नाम, शोले, शोले देखिए आप लोगों ने, देखिए, अरे वाह बढ़िया, ठीक है। आगे बढ़े, भोजली गीत नाम से स्पष्ट है, भोजली कब लगाया जाता है, रक्षाबंधन के टाइम पे भोजली बोई जाती है, ठीक है, तो उसी समय पर भोजली गीत गाया जाता है। और कब होता है ये, भादो माह के कृष्ण पक्ष के प्रथमा को। अच्छा, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष क्या होता है, हाँ बताइए, कृष्ण जी कब हुए थे,
कृष्ण पक्ष में हुए थे, ठीक है, इसीलिए कृष्ण कहते हैं। कृष्ण का मतलब क्या होता है? हाँ, देखिए कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष 15 डेज के फोर्टनाइट्स होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कृष्ण पक्ष में खास बात क्या है, कृष्ण पक्ष में चांद घटता है और शुक्ल पक्ष में चांद बढ़ता है। याद रखिएगा ये बात। देखिए ये फुल मून है, ठीक है, और ये नो मून है। बात समझ में आई? ये फुल मून और ये न्यू मून, ठीक है। तो जब न्यू मून से आप फुल मून के साइड जाओगे तो ये होगा शुक्ल पक्ष, ठीक है। अब ये फुल मून है, इसके बाद अब क्या होगा, फिर न्यू मून आएगा, ठीक है। जब फुल मून से आप न्यू मून के साइड जाओगे तो ये क्या होगा, कृष्ण पक्ष, ठीक है। कृष्ण मतलब होता है काला, ठीक है। तो अंधेरा बढ़ता है कृष्ण पक्ष में, याद रखना। यानी कि जब आएगा 15 दिन में तो क्या आएगी, अमावस्या आएगी। शुक्ल पक्ष में क्या आएगा, पूर्णिमा आएगी। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का, ठीक है। तो जब, क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ी त्योहार पड़ेंगे ना, वो सब तिथियों के अनुसार आते हैं कि कृष्ण पक्ष की द्वितीया को हो गया या तृतीया को हो गया, शुक्ल पक्ष के इस तिथि को हो गया। तो तिथि आपको पता होनी चाहिए कि भाई शुक्ल पक्ष क्या होता है और कृष्ण पक्ष क्या होता है। क्लियर हो गया? फुल मून न्यू मून पता है, फुल मून यानी कि पूर्णिमा, न्यू मून यानी कि अमावस्या, ठीक है। तो जब न्यू मून से फुल मून की ओर जाते हैं तो क्या होता है, न्यू मून से फुल मून की ओर जाते हैं, यानी कि रोशनी बढ़ती जाती है, शुक्ल पक्ष आता है। देखिए चांद ऐसा रहता है, फिर ऐसा होता है, फिर ऐसा हो जाता है, आधा हो जाता है, फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते फुल मून होता है। तो ये क्या हो गया, ये शुक्ल पक्ष हो गया, ठीक है। अब फुल मून आ गया, अब चांद घटते घटते गायब हो जाएगा, अमावस्या आ जाएगी, वो हो गया कृष्ण पक्ष। बात क्लियर हो गई? नहीं भूलेंगे ना पक्का? ठीक है। तो भादो माह के कृष्ण पक्ष के प्रथमा को ये भोजली गीत गाया जाता है, ठीक है। गीत गाया जाता है, आहो देवी गंगा ओ देवी लहर तुरंगा। ये आप सुने होंगे, अभी रील्स पे चल रहा था, है ना, ठीक है। तो भोजली गीत में गंगा का नाम बार बार आता है, ठीक है। यह भूमि जल से संबंधित गीत है, यानी कि ग्राउंड वाटर से। ग्राउंड वाटर होगा तभी मतलब किसान जो है वो खेती कर पाएगा, एग्रीकल्चर हो पाएगा। ग्राउंड वाटर अगर अच्छा होगा या बारिश अच्छी होगी तो ये जो गीत, जो ये स्पेसिफिकली जो भोजली गीत है, ये ग्राउंड वाटर के लिए गाया जाता है, ठीक है। इसलिए बार बार गंगा का नाम आता है, ठीक है। तो महिलाएं टोकरी में खाद मिट्टी रखकर उसमें धान, गेहूं, जौ या उड़द के थोड़े दाने बो देती है, जिससे पौधे उगाते, उसे ही क्या कहते हैं, भोजली कहते हैं। क्लियर हो गया? इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। शुक्ल पक्ष समझ में आ गया, कृष्ण पक्ष समझ में आ गया, अब नहीं भूलेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, कोई डाउट? आगे बढ़े, कोई डाउट नहीं? ठीक है। इसमें क्या होता है, कल्चरल प्रैक्टिस क्या है, वुमेन प्लेस अ मिक्सचर ऑफ कंपोस्ट एंड सॉइल इन अ बास्केट, एडिंग अ फ्यू ग्रेन्स ऑफ पैडी, व्हीट एंड उड़द दाल। व्हेन द प्लांट्स ग्रो फ्रॉम दिस मिक्सचर इट इज कॉल्ड भोजली। भोजली क्या है ये पता चला, उसी को ऑनर करने के लिए गीत गाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़े, वाटर की इंपॉर्टेंस के लिए, क्योंकि भाई वाटर क्यों जरूरी है, खेती किसानी के लिए, लाइफ में ग्रोथ करने के लिए। अगर पानी ना हो तो कैसी होगी लाइफ? लाइफ ही नहीं होगी। अगर पानी नहीं होगा तो लाइफ नहीं होगी, इसीलिए उसको ऑनर करने के लिए गाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है सुआ गीत। बताइए सुआ गीत के बारे में तो पता होगा आप लोगों को, बताइए। हाँ, किसके द्वारा किया जाता है? लड़कियों, महिलाओं के द्वारा गाया जाता है, ठीक है। तो ये कब गाया जाता है? दिवाली के टाइम पर गाया जाता है। दिवाली के पहले लड़कियां, छोटी छोटी लड़कियां टोकरी लेकर आती है। सुआ मतलब क्या होता है? तोता होता है, ठीक है, याद रखिएगा। पर्यायवाची शब्द पूछता है ना, सिनोनिम्स पूछता है, तो सुआ मतलब तोता होता है। एक तोता लेकर आती है टोकरी में, ठीक है। तो दिवाली के समय शिव और गौरी का प्रतीक होता है। जब आप उनकी टोकरी देखेंगे, जो उनकी बांस की टोकरी होती है ना, उसमें वो चावल रखती हैं, तोता रखती हैं, दिया रखती हैं, तो उसमें क्या होता है, वो सब प्रतीक होते हैं शिव और गौरी के। तो उन्हीं को ऑनर करने के लिए, उन्हीं की पूजा करने के लिए वो जो गाना गाती है, ठीक है, सुआ गीत। तो इसमें गीत के बोल होते हैं, तरी हरी नाना मोर सुहाना गीत होता है, ठीक है। ये
महिला प्रधान है, यानी कि महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। ठीक है, कभी जेंट्स को आपने नहीं देखा होगा कि वो सुहाग गीत गाते। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, इसमें श्रृंगार रस होता है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं होता है, सिर्फ ऐसे ही गाती है लड़कियां, ज्यादा होती है तो ताली बजाती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? सुनिएगा, ठीक है। सुआ गीत के साथ साथ सुआ नृत्य भी होता है ना, जैसे पंथी गीत के साथ पंथी नृत्य होता है, वैसे ही सुआ गीत के साथ सुआ नृत्य होता है। ठीक है, इसके बोल होते हैं तरी हरी नाना मोर सुआना। ठीक है, श्रृंगार रस होता है। ठीक है, और किसकी पूजा की जाती है इसमें? शिवा और गौरी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? कोई डाउट अभी तक नहीं? पक्का? ठीक है, जस गीत सुना होगा आप लोगों ने। जस गीत कब होता है? नवरात्रि के टाइम पे होता है ना। देवी गीत है, किसको पूजा जाता है? देवी को, कोई भी देवी का फॉर्म को पूजा जा सकता है, इसमें वर्शिप किया जा सकता है। ठीक है, अब जवारा गीत, जवारा गीत क्या होता है? हाँ, भोजली के समान ही होता है। ठीक है, चैत्र नवरात्रि यानी कि कौन सी नवरात्रि? ठीक है, चैत्र नवरात्रि के टाइम पे जवारा गीत गाया जाता है और जवारा निकाला जाता है। ठीक है, दुर्गा कब बैठती है? दुर्गा माता बैठती है ना, 2 नवरात्रि आती है, वैसे तो 4 कहते हैं पर 2 नवरात्रि हमको पता होती है। तो एक होती है चैत्र नवरात्रि और एक होती है कुंवार की नवरात्रि, जो अभी आने वाली है। गणेश पक्ष के बाद जो है पितृपक्ष आएगा, पितृपक्ष के बाद नवरात्रि आएगी। ठीक है, तो नवरात्रि में जो चैत्र नवरात्रि है, चैत्र कौन सा महीना है हमारे हिंदू कैलेंडर का? पहला महीना है। ठीक है, हिंदू कैलेंडर का पहला महीना कौन सा है? चैत्र है। ठीक है, नववर्ष है। तो जब चैत्र नवरात्रि होती है तब उसमें जवारा गीत गाया जाता है। जवारा यानी कि वैसे ही अन्न के दानों को बोया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। ठीक है, फिर जैसे ही वो मतलब जैसे ही नवरात्रि खत्म होती है उनको विसर्जित कर दिया जाता है। ठीक है, फिर इसमें किसकी पूजा होती है? दुर्गा देवी का बार बार नाम आता है जब भी जवारा गीत गाया जाता है। ठीक है, तो माता सेवा नवरात्रि के समय ये देवी पूजा के लिए गाया जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? जस गीत क्या है? जस मतलब क्या होता है? जस मतलब क्या है? जस मतलब ये देखिए, हिंदी का शब्द है यश, यश का अपभ्रंश है जस। छत्तीसगढ़ी में जस कहा जाता है, यश को जस कहा जाता है। यश मतलब किसी का कीर्ति होना, किसी का प्राउड होना, है ना, किसी का नाम होना, तो उसको कहते हैं कि उसका नाम हो गया, उसका यश हो गया। तो छत्तीसगढ़ी में वो होता है जस। ठीक है, तो जस गीत में उनकी प्रशंसा की जाती है, उनको खुश किया जाता है। ठीक है, उनका जस गाया जाता है, उनका यश गाया जाता है। बात समझ में आई? वैसे जवारा गीत में जवारा के लिए गाया जाता है, मतलब जवारा जब रखा जाता है तभी गाया जाता है, और दुर्गा देवी का मतलब यानी कि जो भी माता है उनकी पूजा वहां पर की जाती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, गोपल्ला गीत, ये जो है गीत कलचुरी वंश से संबंधित है, इसके बारे में इतनी जानकारी रखना काफी है। ठीक है, बसदेवा गीत, ये जो गीत है ये श्रवण कुमार से संबंधित गीत। श्रवण कुमार कौन थे? जिनके माता पिता ने महाराज दशरथ को श्राप दिया था। हाँ, महाराज दशरथ को श्राप दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि उनने गलती से तीर श्रवण कुमार को मार दिया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अच्छा ये क्यों कहते हैं कि श्रवण कुमार बनना चाहिए, बच्चों को श्रवण कुमार बनना चाहिए, कहते ना? आज्ञाकारी नहीं। देखिए, श्रवण कुमार के जो माता पिता थे वो जन्म से ही अंधे थे। उन्होंने, श्रवण कुमार ने ये बीड़ा उठाया था कि मैं अपने माता पिता को अपने कंधों पर बिठाकर सारे तीर्थ घुमाऊंगा, और जो तीर्थ यात्रा करते समय श्रवण कुमार की शब्द भेदी बाण लगने से मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण जो माता पिता जो होते हैं श्रवण कुमार के, उन्होंने उसको दशरथ को श्राप दिया कि भाई जैसे तुमने हमारे पुत्र से हमको अलग किया है, वैसे ही तुम भी अपने बेटे से अलग हो जाओगे।
ठीक है, इसीलिए श्री राम को कितने वर्ष का, 14 वर्ष का वनवास होता है। ठीक है, तो उन्हीं का यश करने के लिए, उनको ऑनर देने के लिए बसदेवा गीत गाया जाता है। ठीक है, श्रवण कुमार की कहानी पता थी सबको? ठीक है, अब और क्लियर हो गई, आगे बढ़े? कोई डाउट अभी तक? नहीं। कलचुरी वंश जानते हैं आप लोग कौन है? छत्तीसगढ़ पर राज करने वाले लॉन्गेस्ट टाइम तक रहने वाले वंश है डायनेस्टी। कलचुरी डायनेस्टी ने बहुत लंबे टाइम तक छत्तीसगढ़ पर शासन किया था। ठीक है, उन्हीं से रिलेटेड है गोपल्लग। ठीक है, जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ की तब ये सब देखेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, जस गीत पता चल गया, जवारा गीत पता चल गया, गोपल्ला गीत इज रिलेटेड टू विच डायनेस्टी? कलचुरी डायनेस्टी। ठीक है, बसदेवा गीत श्रवण कुमार से रिलेटेड। ठीक है, अब आते हैं फाग गीत पर। फाग गीत यानी कि होली खेले रघुबीरा, है ना? ये क्या है? फाग गीत। ठीक है, मैं भी गाना चालू नहीं करूंगी, आप लोग पागल हो जाएंगे। ठीक है, तो फाग गीत एक लोकगीत है। कब किया जाता है? होली के टाइम पर किया जाता है। ठीक है, ये तो कौन सा हो गया? बेस्ड ऑन सीजन हो गया। ठीक है, फाल्गुन माह में किए जाने के कारण इसे फाग कहते हैं। अच्छा, एक और काम करना है आप लोगों को, हिंदी कैलेंडर के सारे महीने याद करने हैं। याद है? नहीं है? याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो याद करेंगे तो आसानी होगी कि आप फिर उसको जितने भी हम फेस्टिविटीज या उत्सव पढ़ेंगे वो आप उनको लाइन अप कर पाएंगे। ठीक है, अगर लाइन से याद होगा तो पता चल जाएगा कि इस महीने में ये वाला त्योहार आता है, तो ये याद करना है। ठीक है, ठीक है। अब फाग गीत है, इसमें किसका वर्णन होता है? राधा कृष्ण का वर्णन होता है। ज्यादातर फाग गीत उत्तर प्रदेश में गाया जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो होली खेले रघुबीरा जो सॉन्ग है ये यूपी की लैंग्वेज में है। ठीक है, तो उसी का एक छत्तीसगढ़ी वर्जन यहाँ पर भी चलता है, उस सॉन्ग का नहीं, उस टाइप की सॉन्ग्स का। ठीक है, तो फाग गीत जो है ये एक लोकगीत है जो उत्तर प्रदेश में प्रचलित था, फेमस था यूपी में, वहां का छत्तीसगढ़ी वर्जन यहाँ पर भी गाया जाता है। क्लियर हो गई बात? कॉम्पिटिशन्स होते हैं, पता है? फाग गीत के कॉम्पिटिशन होते हैं, अलग अलग गांव के लोग जो है वो आते हैं, वो फाग गीत तैयार करते हैं और वहां पे कंपटीशन होता है और उनको प्राइज भी मिलता है। ठीक है, 21,000, 51,000, 1,00,000 ऐसे प्राइज मिलता है। ठीक है, अब सवनाही गीत नाम से ही स्पष्ट है, कब होगा? सावन के टाइम पे, है ना? सावन माह में जादू टोना बीमारी से गांव और लोगों की रक्षा करने के लिए, पशुओं की रक्षा करने के लिए आषाढ़ माह के अंतिम रविवार तथा सावन माह के प्रथम रविवार को सवनाही त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ में एक शब्द आता है जादू टोना। क्या होता है ये जादू टोना? मतलब बताइए, नाम सुना होगा आप लोगों ने, नहीं सुना है? जादू टोना, ब्लैक मैजिक। ठीक है, एक देखिए, जादू टोना का एग्जैक्टली मतलब ब्लैक मैजिक नहीं कह सकते, ऐसा कह सकते हैं कि नजर बोलते हैं कि आप किसी व्यक्ति ने आपकी बहुत तारीफ कर दी, फिर आप बीमार पड़ गए तो नजर लग गई। ठीक है, तो उसी का थोड़ा एक्सट्रीम रूप ये हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे में अपने जो देखिए सावन के टाइम में सब कुछ हरा भरा होता है, जानवर तंदुरुस्त हो जाते हैं, हेल्दी होते हैं, फसल अच्छी होती है। ठीक है, लोग भी मतलब उस समय फसल कटती रहती है तो पैसा भी आता है लोगों के पास, तो एक तरह से बचने के लिए, जो भी नजर लगने वाली उससे बचने के लिए ये त्योहार मनाया जाता है। बात समझ में आ गई? क्योंकि सावन हर तरह से प्रॉस्पेरिटी लेकर आता है कि नहीं? तो वैसे ही आषाढ़ माह के अंत और सावन माह के प्रथम रविवार को सवनाही त्योहार मनाते हैं। इसमें पेंटिंग्स वगैरह होती है, गोबर की लिपाई होती है। ठीक है, ये सारी चीजें होती है। ठीक है, इस दिन बैगा के द्वारा गांव में सवनाही देवी की पूजा की जाती है। बैगा कौन? बैगा किसको बोलते हैं? बैगा क्या करते हैं एक्चुअली में? मैम लोग जो झाड़ फूक करते हैं। हाँ, ठीक है, बैगा जो है एक तरह के पुजारी कह सकते हैं, झाड़ फूक करते हैं, ये जो लोगों को ईविल आई से बचाते हैं, बुरी नजर से बचाते हैं। ठीक है, या बुरे चीजों से बचाते हैं, रेमेडीज करते हैं उनके लिए, उनको हम बैगा
कहते हैं। ठीक है, तो बैगा जनजाति क्या काम करती है, वही काम करती है। सिंपल समझ में आया, उनका प्रोफेशन समझ जाएंगे तो जाति समझना आसान हो जाएगा। तो बैगा क्या करती है, रेमिडीज करती है, इविल आई से प्रोटेक्ट करती है और लोगों को बचाती है, पूजा पाठ करवाती है। तो ये बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। इसमें गोबर से घर की दीवारों में आकृति बनाई जाती है। इतनी बात समझ में आ गई, क्या क्या बनाते हैं, देखा है आपने गोबर से पेंटिंग करते। आजकल तो गोबर पेंट हो गया, पता है आप लोगों को। छत्तीसगढ़ सरकार ने गोबर से पेंट बनाने के लिए मदद करनी चालू कर दी है। अब गोबर पेंट भी बिकने लगेगा मार्केट। ठीक है, क्यों अच्छा होता है ये बताएगा कोई मेरे को, हाँ बताइए, गोबर से क्यों लीपते हैं। ये तो आपने जो बड़ों ने रीजन बताया वो बता दीजिए, और बताइए। देखिए पहले होते थे कच्चे मिट्टी के घर, फ्लोरिंग वगैरह होती नहीं थी, तो इंसेक्ट्स वगैरह आते थे घर में, नीचे से इंसेक्ट्स आने की डर रहते थे, कभी कोई बिच्छू आ गया, सांप आ गया, कुछ आ गया। ठीक है, तो गोबर से लेप लगाने के बाद वो जो जगह है वो एक सील हो जाती थी और इंसेक्ट से वो प्रोटेक्ट करती। ये उसका लॉजिकल रीजन है कि भाई गोबर आपको एक सेफ देता है। ठीक है, तो अभी भी आप देखेंगे कहीं गोबर लिपा हुआ है तो इंसेक्ट्स वहां नहीं चलते हैं ज्यादा, ध्यान दीजिएगा। कभी भी अगर आप कहीं देखेंगे कि गोबर लिपा हुआ है तो वहां इंसेक्ट्स नहीं आते, मतलब एक तरह से बचाव करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए गोबर से लिपा जाता है, आकृति बनाई जाती है, इसीलिए उसको। बात समझ में आ गई। और लक्ष्मी आती है वो अलग बात है ना, आती है भाई, ऐसा नहीं कह रही कि नहीं आती है, बट लॉजिकल रीजन भी अपने को पता होना चाहिए, है ना। तो ये बैगा के द्वारा घर में पूजा की जाती है सबनाही की गांव में, और आकृतियां बनाई जाती है ताकि बुरी नजर से घर वालों को या गांव वालों को बचाया जा सके। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। सबनाही कब होता है, सावन में होता है। ठीक है, और फाग कब होता है, फागुन माह में होता है। क्लियर, यहां तक कोई किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े। अभी देखिए गीत पढ़ने के साथ साथ हम बहुत सारे त्योहार के नाम भी पढ़े जो हमको पढ़ना पड़ेगा अलग से। छत्तीसगढ़ के लोक त्योहार, लोक पर्व और त्योहार पढ़ना पड़ेगा। उसमें क्वेश्चंस आते हैं कि भाई इनरसा कब बनता है, देहरोरी कब बनता है, ठीक है, पिड़िया क्या होता है, ठेठरी, कुर्मी, ये सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जब वो चैप्टर करेंगे तो उससे पहले एक बार गढ़कलेवा में क्या चलेंगे फिर। ठीक है, तो ये फाग गीत और सबनाही गीत। फाग गीत समझ में आ गया, कब गाया जाता है, फेस्टिवल ऑफ होली के टाइम पे, ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ होली। ठीक है, इट इज कॉल्ड फाग गीत बिकॉज इट इज संग इन द मंथ ऑफ फाल्गुन। ठीक है, डिस्क्राइब्स राधा कृष्ण, उनके प्रेम प्रसंग को बताता है। ठीक है, उसका छत्तीसगढ़ी वर्जन यहाँ पर गाया जाता है। ये बेसिकली उत्तर प्रदेश में ज्यादा चलता है, बट उसका छत्तीसगढ़ी वर्जन यहाँ पर होता है। सबनाही गीत इज संग ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सावन, नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, फेस्टिवल भी होता है सबनाही फेस्टिवल टू प्रोटेक्ट द विलेज फ्रॉम इविल आइज एंड। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया, आगे बढ़े। मड़ई गीत, मड़ई सुना है आपने, मड़ई क्या होता है, क्या होता है मड़ई, मेला होता है, नहीं नहीं सुना था आपने, सुना है, गए हैं कभी, ठीक है, गए ना, वहाँ क्या मिलता है, दुकान लगती है, चॉकलेट मिलती है, वो आइस लंबा लंबा वाला क्या होता है, आइस पॉप, क्या बोलते हैं उसको, पॉप्सिकल, नहीं सुना, देखा है आप लोगों ने। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें मिलती है वहां पर मड़ई में। ठीक है, तो मड़ई के समय भी गीत गाया जाता है। मड़ई एक्चुअली में क्या होता है, एक मेला होता है। मेला और मड़ई में डिफरेंस है। ठीक है, मड़ई में क्या डिफरेंस है मेला और मड़ई में, देखिए है ना, मेला में जरूरी नहीं है कि भगवान स्थापित हो, ठीक है, लेकिन मड़ई में आपको एक मंडप दिखेगा जिसमें बांस की एक सजाया जाता है, और जो लोकल गांव के देवी देवता होते हैं उनको बुलाया जाता है। ठीक है, तो एक फेस्टिवल टाइप का ही छोटा सा गांव में मड़ई लगता है। ठीक है, तो यह गीत राउत जाति के द्वारा गाया जाता है। मड़ई में मयूर पंख और कौड़ियों से सजा हुआ एक बांस का स्तंभ होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा रिलीजियस पर्पस पे चला गया कि भाई हाँ यहाँ पर भगवान भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मड़ई गीत राउत जाति के द्वारा गाया जाता है। इस समय नृत्य करते समय ढोल और वाद्य यंत्र, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बजाए जाते हैं। ठीक है, मड़ई और मेला में डिफरेंस समझ में आ गया।
मेले में? जरूरी नहीं है कि भगवान हो, ठीक है। जैसे राज्योत्सव, गए आप लोग? गए? नहीं गए? राज्योत्सव में नहीं गए? जाइएगा, ठीक है। वहां पे आपको अपने राज्य को समझने का मौका मिलेगा। और कल्चरल डिपार्टमेंट के जो एग्जीबिशन हॉल होता है वहां तो जरूर जाइएगा, ठीक है। वहां कई बार वो सिल्क के कीड़े लेकर आते हैं, देखा है आपने? सिल्क किससे बनता है? सिल्क सिल्क कीड़े से बनता है ना, तो वो सब लेकर आते हैं, बहुत मजा आता है। तो बहुत छोटी थी तब जाती, पर अच्छा लगता है। जाने से आपको एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। जितनी ज्यादा जगह ऐसी जाएंगे वहां पर आपको एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, अपने आप को, अपने राज्य को समझने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो कभी भी मत छोड़िए। कोई क्लासिकल प्रोग्राम हो रहा है, कोई इवेंट हो रहा है, कोई नाटक हो रहा है, कोई थिएटर हो रहा है, तो जरूर जाना चाहिए। उससे आपको अपने आप को समझने में मदद मिलेगी। क्या होता है कई बार हम लोग अपने आप से ही लड़ाई करते रहते हैं ना, मन में एक कंपटीशन चलता रहता है, कन्फ्लिक्ट चलता रहता है। तो अपने आप को समझने का सबसे अच्छा तरीका है कला, किसी भी प्रकार का आर्ट फॉर्म। चाहे आप पेंटिंग करते हो, चाहे आप सॉन्ग सुनते हो, चाहे गाना गाते हो, चाहे डांस करते हो, किसी भी प्रकार की अगर कला से जुड़े रहेंगे तो आपको अपने आप को समझने का बेहतर मौका मिलेगा। बात समझ में आई? ठीक है। तो किसी भी कला को एक हॉबी बनाइए। कभी भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपकी हॉबी क्या है, क्यों पूछते हैं? क्या जरूरत है कि भाई इंसान खाना बनाता है, नाचता है, क्या करना है सामने वाले को? उससे तो एडमिनिस्ट्रेशन में कोई अंतर नहीं आएगा, बट क्यों पूछा जाता है? ताकि उनकी पर्सनैलिटी को समझा जा सके, ठीक है। ये जाना जा सके कि वो व्यक्ति अपने आप में कितना इवॉल्व है, ठीक है, अपने आप में किस लेवल तक पहुंचा है ना। हम इंसान है, इवॉल्व है, दिख रहे हैं, बट अंदर से कितने इवॉल्व है ये कैसे पता चलेगा? कि आपकी हॉबीज हैं कि नहीं है, ठीक है। कोई कहेगा कि टीवी देखना हॉबी है, तो ये हॉबी नहीं है ना। हॉबी यानी कि जब आपका क्रिएटिव पार्ट जो है माइंड का वो एक्टिव हो, वो होगा है हॉबी, ठीक है। तो कोई ऐसी हॉबीज डेवलप कीजिए, चाहे गीत लिखिए, लेखक को पढ़िए, या कुछ भी करिए, जो भी आपको अच्छा लगता है वो कीजिए, बट हॉबीज होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? बहुत मुश्किल है हॉबी को मेंटेन करना अपनी पढ़ाई में, अपने काम में, बट करिए। अभी नहीं तो आगे बहुत काम आएगा, जब आप बूढ़े हो जाएंगे 50 साल के बाद, ठीक है। तो उसकी तैयारी अभी से होगी। अभी देखते हैं ना, अभी बुजुर्गों को बहुत अकेला अकेला फील करते हैं, क्यों? क्योंकि उस समय भाग दौड़ में उन्होंने कोई हॉबी अपनाई नहीं, ठीक है। तो अपने बुढ़ापे के लिए अभी से हॉबीज रेडी रखिए, ठीक है। ये तो एक पड़ाव है, ये एग्जाम देना, ये प्रिपरेशन करना एग्जाम की, सीजीपीएससी की तैयारी करना, यूपीएससी की तैयारी करना, ये क्या है? आपकी लाइफ का एक फेज है, लाइफ नहीं है आपकी। आपकी लाइफ अलग है इससे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? थोड़ा बहुत आगे का बात चल रहा है ना, बट ये एक फेज है। तो ऐसा नहीं कि अपने आप को बर्बाद कर देना है तैयारी में, अपने आप को संवारना है इस तैयारी, ठीक है। तो हॉबीज जरूर रखिए, ठीक है। आज से 5-10 दिन बाद क्वेश्चन पूछूंगी मैं आप लोगों से, कौन कौन सी हॉबीज हैं आप लोगों को, ठीक है। बनेगा? फिर आप लोगों को अपनी हॉबीज शो करनी पड़ेंगी यहाँ पर, ठीक है। चलेगा? तो प्रिपेयर करिए अपने आप, ठीक है। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई नहीं होगा आपके साथ में, एक टाइम आएगा सब चले जाएंगे, नश्वर दुनिया है, मतलब सब मॉर्टल है ना, कोई इमॉर्टल नहीं है, सब चले जाएंगे। आप अकेले रहेंगे तो आपकी हॉबीज ही आपको सहारा देंगे। बात समझ में आ गई? ये थोड़ा फिलोसफी वाला बात हो गया, दर्शन का, ठीक है। तो कहाँ चली गई मैं? मड़ई मड़ई गीत में क्या होता है, एक बांस का खंभा होता है, वहां पर सजाया जाता है उसको। ज्यादातर गीत जो है राउत कम्युनिटी के द्वारा गाया जाता है। कई बार यहाँ पर कोई देवता प्रेजेंट हो सकते हैं, जो रीजनल देवता है वो हो सकते हैं, ठीक है। नागमत जो है, ये जैसा कि नाम से पता चल रहा है नाग पंचमी में गाया जाता है, ठीक है, जिसमें नागदेव की पूजा अर्चना की जाती है। देखा है आप लोगों ने सांप? आजकल एक दीदी बहुत फेमस है, छत्तीसगढ़ की एक दीदी है, बिलासपुर की, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो हाथों से सांप पकड़ लेती है। पता है? नाम नहीं याद आ रहा मुझे, क्या नाम है उनका, बहुत फेमस है आजकल। वो सांप पकड़ लेती है, बड़े बड़े सांप पकड़े उन्होंने अपने हाथ से, ठीक है। तो हाँ, नाग पंचमी के दिन जो गाया जाता है वो नागवत गीत होता है, ठीक है।
डर लगता है आप लोगों को सांप से? नहीं लगता है? कभी सामना आमना हुआ है? हाँ, कहाँ पर? घर में आ गया था? फिर कैसे फेंका? चला गया। चलिए, अच्छी बात है। ठीक है। एक नचौनी गीत होता है जो नारी के विरह वेदना या संयोग वियोग का गीत होता है। ठीक है, विरह का गीत होता है यानी कि सेपरेशन, करुण रस की बात आ गई। और नारी प्रधान हो गया। ठीक है, फीमेल ओरिएंटेड सॉन्ग हो गया नचौनी की। ठीक है, महिलाएं गाती है। जब नारी की विरह वेदना है तो बेसिक कौन हो गया? नारी हो गई, महिलाएं हो गई। ठीक है, तो नचौनी गीत जो है वो नारी के विरह वेदना का गीत है। इतना ज्यादा हिंदी हो गया क्या? थोड़ा थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, तो विरह वेदना यानी कि सेपरेशन की बात हो रही है। ठीक है, विरह याद करुण रस यानी कि सैड। ठीक है, तो यही बात। फिर आगे बढ़े। मड़ई गीत पता है? सॉन्ग, द सॉन्ग इज परफॉर्म बाय राउत कम्युनिटी। ठीक है, अ बम्बू पोल डेकोरेटेड विद पीकॉक फेदर्स एंड कावरी कॉडीज। कॉडीज पता है क्या होती है? कहाँ से आती है कौड़ी? हाँ, पत्थर रहता है, पर है क्या वो? एक्चुअली में पत्थर है? क्या है? कौड़ी कहाँ से आता है बताइए? हाँ, शेल होता है, वो किसी जीव का घर होता है। जब वो मर जाता है, ये पता नहीं उसे मार दिया जाता है, मुझे नहीं पता, बट उसे लेकर आते हैं, उसको क्लीन करते हैं, उसको उसमें होल करके उसकी ज्वेलरी बनाते हैं, है ना। राउत लोगों को देखा हुआ अक्सर वो कौड़ी की पट्टी पहनते हैं, कौड़ी का ज्वेलरी पहनते हैं। ठीक है, तो कौड़ी एक आभूषण मटेरियल है, ज्वेलरी मटेरियल है। ठीक है, तो कौड़ी जब भी, एक तो वैसे भी कौड़ी को ऑस्पिशियस माना जाता है, ऑस्पिशियस। ठीक है, यानी कि पवित्र माना जाता है। ठीक है, लक्ष्मी जी की पूजा में उसका यूज होता है ना, और भी बहुत सारी जगह उसका यूज होता है। तो कौड़ी से सजाया जाता है। ठीक है, ड्यूरिंग मड़ई गीत के समय डांसेस होते हैं, ड्रम्स बजाए जाते हैं, ढोलक बजाए जाते हैं। ठीक है, नागवत जो है वो नागपंचमी के टाइम गाया जाता है। नचौनी गीत, अ सॉन्ग एक्सप्रेसिंग द पेन ऑफ सेपरेशन, यूनियन एंड सेपरेशन एक्सपीरियंस बाय वुमेन। यही इसका बेसिक थीम है नचौनी गीत। बात समझ में आए? क्लियर हो गया इतनी बार? आगे बढ़े, कोई डाउट नहीं अभी तक? ठीक है, अब यहाँ पर कुछ गीत है जो संस्कार के टाइम गाए जाते हैं। बरुआ यानी कि, बरुआ गीत यानी कि उपनयन संस्कार के समय गाया जाता है। उपनयन मतलब जनेऊ पहनाया जाता है। देखा है आप लोगों ने को बच्चे जो है वो पाल देते हैं, फिर चोटी होती है उनकी, है ना, जनेऊ दिया जाता है। जनेऊ देने के बाद मेन क्या, क्यों दिया जाता है? शिक्षा ग्रहण करने के लिए। ठीक है, तो उपनयन संस्कार जो होता है वो जनेऊ धारण संस्कार भी कहते हैं, जिसमें, है ना, उसके बाद बच्चे जो है वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए रेडी होते हैं। तो उस समय गाया जाने वाला गीत बरुआ गीत। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट जो है डंडा गीत। जैसे गुजरात में डांडिया फेमस है, सॉरी राजस्थान में डांडिया फेमस है, गुजरात में गरबा फेमस है, वैसे यहाँ पर डंडा गीत फेमस है, रास गीत है। ठीक है, उस समय युवक युवतियां वृत्ताकार होकर घूम घूम कर हाथ में छोटा डंडा लेकर डांस करते, जैसे गरबा में करते। गरबा किया होगा आप लोगों ने, सबने किया होगा आई थिंक, है ना। तो वैसे ही छोटे डंडे लेकर डांस करने वाले गीत को छत्तीसगढ़ में डंडा गीत कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे बढ़े। क्लियर, आगे बढ़े। बीरम गीत देवार जाति की स्त्रियों के द्वारा गाया जाता है। ठीक है, देवार जाति के घुमक्कड़ स्वभाव के कारण इसमें विभिन्न क्षेत्रीय गीत होते हैं, और बीच बीच में जो स्त्रियां होती हैं वो चूड़ियां खनकाती हैं। देवार जाति जो है एक नोमैडिक जाति है। ठीक है, घूमती रहती है, काम हो गया एक जगह से, फिर उठी दूसरी जगह चली गई, फिर एक जगह काम हो गया, फिर उठी, फिर दूसरी जगह चली गई। ठीक है, तो वैसे ही देवार जाति की लेडीज के द्वारा गाया जाता है। इसमें बहुत सारे क्षेत्रीय गीत होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग एरिया में जाते हैं, अलग अलग स्पेसिफिक रीजन में जाते हैं, इसलिए वहां पे रीजनल वेराइटीज आ जाती है सॉन्ग। बात समझ में आई? ठीक है, यहाँ पर बीच बीच में स्त्रियां जो है चूड़ियां खनकाती है, जैसे डांडिया में डंडा बजाते हैं वैसे ही यहाँ पर चूड़ियां खनकाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे बढ़े, बढ़े, कोई डाउट नहीं?
ठीक है। बरुआ गीत संग ड्यूरिंग द उपनयन संस्कार, सेक्रेट फ्रेड होता है जो दिया जाता है बच्चों को, ठीक है, विच इज ट्रेडिशनल राइट ऑफ पैसेज, ठीक है। डंडा गीत, दिस इज टाइप ऑफ रास डांस फ्रॉम छत्तीसगढ़, जैसे रास गरबा होता है, ठीक है, रास डांडिया होता है, वैसे डांडिया रास होता है ना, ऐसे लिखा होता है रास गरबा, रास डांडिया, तो वैसे ही रास यहाँ पर भी डांस होता है। डंडा गीत को छत्तीसगढ़ का रास डांस कह सकते हैं ना। इसमें क्या होता है, जो युवक युवतियां होते हैं वो लोग गोल गोल घूमकर डांस करते हैं छोटे छोटे डंडे लेकर, है ना। फिर बीरम गीत होता है जो देवार कम्युनिटी की महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। इसमें क्या होता है, बीच बीच में चूड़ियां क्लिंग करती है ना। और यहाँ पर क्यों बदल जाता है, जगह जगह पर रीजनल ट्यून्स इसलिए बदल जाती है क्योंकि ये नोमैड जनजाति है, घूमती रहती है, इसीलिए उनका रीजनल वेराइटीज दिखता है। बात समझ में आया, आगे बढ़े। अच्छा, अब छत्तीसगढ़ी विवाह देखा है आप लोगों ने, कभी ना कभी इनवाइट किए गए होंगे या गए होंगे, घर में शादी हुई होगी, तो कौन कौन से विवाह गीत होते हैं बताइए जरा। हाँ, मायन गीत होता है, चुलमाटी होता है, और बारात में गाना होता है, ठीक है। देखिए, तो अलग अलग जो रस्म होती है, अलग अलग रीति रिवाज होती है, उसमें अलग अलग गाने गाए जाते हैं, ठीक है। तो जब चुलमाटी विवाह के लिए जब मिट्टी खोदने के लिए जाते हैं तब चुलमाटी कहते हैं उसको, तो उसमें चुलमाटी सॉन्ग गाया जाता है। तेल चढ़ी जब, यानी कि तेल चढ़ाया जाता है। देखिए, हर शादी में चीजें वही होती है, थोड़ा वेरिएशन होता है ना, बट बेसिकली सारी चीजें सेम होती है ना। तो जब तेल चढ़ाया जाता है तब भी अलग गीत गाया जाता है। फिर मायन गीत होता है, मायन गीत कब गाया जाता है बताइए। जिस दिन हल्दी लगती है उस दिन गाते हैं, ठीक है। फिर बारात के समय गाया जाता है गाना, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग टाइम पे गाना गाया जाता है, चुलमाटी, तेल चढ़ी, मायन गीत, ठीक है, बारात गीत, यानी कि जब जो चीज हो रहा है उसके लिए सॉन्ग्स है ना। फिर परघौनी गीत जब बारात का स्वागत किया जाता है। फिर भड़ौनी गीत जब क्या होता है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, भड़ौनी मतलब भड़ास निकाल रहे हैं, ठीक है, अपने मन की भड़ास निकाल रहे हैं, यानी कि एक दूसरे को गालियां देते हैं। आप लोगों ने यूपी की कोई शादी देखी है? हाँ, डंडा नहीं मारते, वो तो अलग चीज है, जो डंडा मारने वाला वो होली के टाइम पे होता है। यूपी की शादी में डायरेक्ट गाली गलौच होती है, मतलब इन नॉट लिटरल सेंस, मतलब एक दूसरे का मजाक उड़ाया जाता है कि भाई ऐसे लड़के वाले ऐसे, लड़की वाले ऐसे, तो एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी की जाती है, मजाक उड़ाया जाता है सामने वाले का। तो वैसे ही यहाँ पर भी भड़ौनी गीत होता है। खाने के टाइम पर वर वधु पक्ष के द्वारा हास परिहास किया जाता है कि भाई तुम तो इतना ही लाए हो, हमने तो इतना दिया है, या हमारी बिटिया इतनी सुंदर है, तुम्हारा दमाग मतलब तुम्हारा बेटा ऐसा है, ऐसे करके मजाक किया जाता है। बात समझ में आई? तो जैसे अंदर की भड़ास निकालने के लिए गाया जाता है भड़ौनी गीत, हास परिहास के लिए, ठीक है, कॉमेडी मतलब, ठीक है। फिर भावर के समय, भावर क्या होता है, जब फेरे लेते हैं, पता है भावर है ना, जब फेरे लेते हैं तब गाया जाता है। फिर टिकावन, टीका लगाते हैं, जब शादी के बाद दूल्हा दुल्हन घर आते हैं तो टीका लगाते हैं, तब उसके लिए गाया जाता है, ठीक है। जब वो अलग अलग होने से फिर कपल हो गए तब उस समय जब टीका लगाने के लिए गाया जाता है। फिर विदाई होती है तब गाना गाया जाता है, विदाई गौना के टाइम पर गाना गाया जाता है, ठीक है। तो ये सारे स्टेजेस, शादी के भी स्टेजेस है और वैसे ही सॉन्ग्स भी होते हैं, ठीक है। परगौनी गीत जब बारात आ जाती है स्वागत करने के लिए, भड़ौनी गीत ताकि एंटरटेनमेंट हो एक दूसरे का, ठीक है। फिर भावर जब फेरे लिए जाते है ना, टिकावन जब गिफ्ट दिए जाते है ना, और फिर विदाई गौना जब जब लड़की विदा हो जाती है, उसी को पठौनी गीत भी कहते हैं। बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आ गई? कोई डाउट अभी तक? बहुत सारी चीजें पढ़ ली हम लोगों ने, ठीक है। तो भूलेंगे तो नहीं, कल पूछेंगे तो भूलेंगे नहीं, नहीं, ठीक है। तो याद रखिएगा सारी चीजें। अभी तक इसमें से किसी को कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है या कोई इसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, बताइए। मैम आप इसको आज अपलोड करवा सकती हैं क्या? मैं पीपीटी दे दूंगी सर को, है ना, पीडीएफ वो अपलोड करवा दूंगी, ठीक है। थैंक यू मैम, ताकि रिवीजन कर सकूं। जी जी बिल्कुल।
ठीक है, और कुछ किसी को कोई क्वेश्चन? सब समझ में आ गया? अरे बहुत इंटेलिजेंट है आप लोग। हाँ ठीक है, तो आर्ट एंड कल्चर जो है बहुत लाइट पार्ट है, ऐसा नहीं बहुत प्रेशर लेके चलना है, आराम से पढ़ते चलेंगे तो सब समझ में आ जाएगा, है ना। ऐसे प्रेशर देके नहीं पढ़ना है कि अरे वो वाला गीत कौन सा था, ऐसा नहीं पढ़ना। हाँ मुझे आता नहीं है ज्यादा, मैं गा सकती हूँ पर आप लोगों के कान के पर्दे ना फट जाए बस। छत्तीसगढ़ी में मुझे गाने ज्यादा नहीं आते हैं, ठीक है, कभी मौका लगेगा तो जरूर सुनाएंगे, ठीक है। तो अभी कोई क्वेश्चन रिलेटेड टू टॉपिक? कोई क्वेश्चन नहीं? ठीक है, तो इसको क्या करना है, घर जाके रिवीजन करना है, पढ़ना है और सिलेबस घोट करके पी जाना है, ठीक है। मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि घोट करके बोलूंगी तब एक दो बार पलटेंगे आप लोग, है ना। अगर मैं बोलूंगी कि पढ़ के आना तो फिर हाँ निकाल के रख लेंगे, पढ़ेंगे फिर जब समय मिलेगा। समझ में आई बात? क्योंकि जैसा हम बोलते हैं उसका आधा होता है ना। स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, उनको बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम होते हैं, मोमोज खाने जाना होता है, पिज्जा खाना होता है, ठीक है, घर के काम करने होते हैं, झाड़ू पोछा जो भी करते हैं सब बच्चे, ठीक है। तो क्या करना है, सिलेबस याद करना है। आज जाके सबसे पहले सिलेबस याद करना है, क्योंकि हमको सही डायरेक्शन में मेहनत करनी है, जबरदस्ती की मेहनत नहीं करनी, स्मार्ट वर्क करना है, इसलिए सिलेबस जरूरी होना चाहिए। सिलेबस जब तक आपका प्रिपेयर्ड नहीं होगा तब तक आप कुछ भी पढ़ते रहिए, क्या फायदा, पता ही नहीं चलेगा कि क्या चीज पढ़ रहे हैं आप, किस में से ये पूछा जाएगा या कौन से पेपर का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आप, तो क्या फायदा फिर। इसीलिए सिलेबस सबसे मस्ट है, ठीक है। सबसे पहले सिलेबस तैयार कीजिए, अपनी कॉपी में सुंदर से लिखिए, जहां भी पढ़ते हो वहां पर सिलेबस का एक चार्ट बनाकर के टांगे। बात समझ में आई? फिर आपने जितने भी ये सॉन्ग्स पढ़े हैं उसका एक चार्ट बना लीजिए, ठीक है, ताकि रिवीजन के समय आपका टाइम बचेगा कि भाई याद कर लीजिए कैटेगरी वाइज। वहीं पर छोटे छोटे नोट्स बना दीजिए, जैसे भोजली जो है राखी के टाइम पे इस टाइम पे गाया जाता है, इसका मेन ये है, बस हो गया। फिर आपको बार बार पूरा बुक नहीं खोलना पड़ेगा, कॉपी नहीं खोलनी पड़ेगी, ठीक है। क्लियर हुआ? कोई डाउट? ठीक है, छुट्टी। ठीक है।